तो यार वो एजेंडा एज ऑलवेज मैंने भेज दिया था बहुत बड़ा सा, और मैं कहता हूँ कि आप ना पढ़ें इसे। फिर लोग कहते हैं कि भेजा क्यों। भेजा क्यों? हाँ, तो लेकिन स्टैंडर्ड वो है कि हो सकता है बीच में इंटरनेट खराब हो जाए किसी का भी, क्योंकि हम जूम पे हैं, तो जिधर भी हुआ वहां से हम वो जो मेरा ही होगा मोस्टली, मैं पाकिस्तान में और नहीं मेरे नहीं, घर में यहाँ भी आयरलैंड भी PTCL आप है। समझें यूरोप का पाकिस्तान ही है, तो एकदम से लेकिन टोपी हो सकती आपके है। लेकिन आपके तो शार्क नहीं खाती ना तारे, हाँ हमारी खा जाती है। अब तो हाँ, ये उनका बहाना है, मतलब आप कॉल करके बोले यार वो लिटरली ऑपरेटर आपको ये बोलता है कि शार्क खा गई है उसको तो कैसे आप पता? यही ना, आप उसको 118 पे कॉल करें, आपका इंटरनेट अगर पिछले 6-8 घंटे से नहीं चल रहा, आप हाँ, कॉल करें कंप्लेंट सेंटर, एंड लाइक सर वो पूरे शहर का इंटरनेट डाउन है और शार्क शार्क का। खा गई है। सही है। मैंने कहा कुछ और कोई नई मछली भी तो लाओ यार मार्केट में, मतलब सुरमई लाओ, रहू लाओ। कितनी अच्छा शार्क्स कितनी हैं और उनको कोई काम नहीं है, सिर्फ पीडीसीएल का इंटरनेट खराब करने इंटरनेट का। का। सुकर चुके हैं नौजवान, महंगाई में इस बार सकले हमारे पिलोट पर मांगे पंछी का अच्छा, और एक और स्टैंडर्ड वो है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है बट हम ये काट देंगे जो भी। क्या था, आई गेस बस इजी सी नहीं यार, तुमने एक शायद हाँ गुजारा तो वही होगा तुम्हारा हमारे इन पॉडकास्ट से, तो हाँ मतलब हाँ, मुझे पहले मैंने आपकी साइड पॉडकास्ट देख ली थी, नजर भाई टोल्ड मी कि अली भाई के पास जा रहे हैं आप, तो एक मर्तबा सही होके जाइएगा, सब देख के जाए। मैं कहा हाँ, मेरी अली भाई से बात, मैंने देखी अली भाई, बोलते वो अली भाई ना बहुत लेड बैक इंसान है, वो आराम से गुफ्तगू करते हैं। मैं कहा मुझे भी कोई जल्दी नहीं है नजर भाई, कह रहे हम दोनों बैठे। बेचारा नजर, हम उसके पॉडकास्ट पे गए, मैं रिजवान सरखेल, हमारा एक तो मसला बन गया है ना, जैसे आई एम श्योर तुम, हमजा और इरफान की भी ना यही सीन होगा हाँ कि अगर अकेले जाओगे ना तो तुम किसी और के सेटअप में फिट हो सकते हो, जब हाँ हाँ तीनों हाँ जाओगे ना तो अब वो तुम्हारा सेटअप है। हाँ, अब वो चौथे को आपके साथ बैठना हाँ। पड़ेगा। तो हमने दो ऐसे हमने पॉडकास्ट किए, और जिन्होंने बुलाया था थोड़ी देर बाद बस वो चुप थे, और हम आपस में बातें चल रही है। ये हमारे साथ तो बहुत होता है, हम लोग हमें बुलाते हैं, मतलब वैसे ही हम किसी के साथ मिलने गए, कुछ गए, और बंदा बोलता है, भाई मैं मेजबान था, हाँ। आपने मतलब प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको एंटरटेन करूं, हाँ। आपको इस करूं। आप लोग तो अच्छा, तो मेजबान हम लोग तो फिर रगड़ देते हैं ना, और खास तौर पे हमजा और मेरा तो ये है कि हम देखते हैं ना यार, मूड हो रहा था, हाँ, तो वो बेचारा अब वो मेजबानी के अंदर कुछ बोल नहीं पाता और हम रगड़ देते हैं। सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन यार ये एंगल बड़ा अच्छा है, क्योंकि अब मेरा जो इन सारी कॉन्वर्सेशंस में ना, एक तो ये है कि मैं नोट्स बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे खौफ बहुत है कि मैं कुछ भूल जाऊंगा, पता नहीं क्यों है, ओके। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं नोट्स के बगैर टेस्ट करूँ ये बात, लेकिन खौफ है। दूसरा ये होता है कि मैं हमेशा ना कोई कनेक्शन ढूंढ रहा होता हूँ कि बात से एक बात निकल जाए तो आहा क्या मजा। तो गुफ्तगू से गुफ्तगू निकलती हाँ, है। तो उससे बात मुझे याद है कि भाई देखें, बहुत साल पहले ना 2017 की बात है जब हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था। उस वक्त एक नया नया लड़का था, उसने यूट्यूब पे व्लॉगिंग शुरू की थी, इरफान जुने जो नाम था उनका। सही हमने सही सही। वहीं घेर लिया इस बॉय को कि भाई देखो, हमें भी व्लॉगिंग का पता है, करते तो हम कुछ नहीं, लेकिन ये बंदा कर रहा है और हमारा पॉडकास्ट भी चल रहा है, हम इसको घेर लेते हैं। इरफान जुनेजो की जिंदगी में जब हमने व्लॉग के जरिए देखना शुरू किया, तो शुरू से ही कुछ कैरेक्टर्स थे, जिनमें से एक आप भी थे। मुनीब नवाज हम्म, फिल्मों में काम करते हैं, इरफान कह रहा है भाई ये मेरा दोस्त है, मुनीब इसको। आदिल, मुनीब नवाज हाँ, तो मुनीब डिजाइनर नवाज। है। मुनीब आदिल, मेरे दिमाग में मुनीब नवाज चढ़ा हुआ है। मुनीब नवाज कौन है? मुनीब नवाज पता नहीं कौन है, मुनीब नवाज आई थिंक वो डिजाइनर है। मुनीब नवाज हाँ हाँ डिजाइनर है तो, यार, हाँ जिसने हाँ, शो भी करता था वो। शो भी, हाँ मतलब वो ब्राइडल शो, वो मतलब पूरा बड़ा अच्छा काफी। नॉट मुनीब नवाज, मुनीब नवाज इज नॉट इरफान जूनियर का दोस्त, मुनीब आदिल। मुनीब। मुनीब आदिल जो हैं, ये फिल्म में काम करते हैं, और इरफान जुनेजो के साथ फिर उन्होंने एक शो भी किया, सब कुछ किया। लेकिन मुनीब साहब जो थे ना, उन्होंने कभी आगे से नहीं आए वो बताने के लिए कि मैं कौन हूँ, और बहुत अरसे तक
मैं सोच रहा हूँ कि यार ये इरफान है और फिर ये लोग भी बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इरफान तो व्लॉग बना रहा है अपनी ज़िंदगी के बारे में, कोई ऐसी बात रही नहीं जो कि हमें खुद ही पता ना चल गई हो। पता ना हाँ, चले। अब मैं लेकिन इन लोगों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे मिल नहीं रहा सामान, और नोट्स वाली बात, ये हाँ, जो हाँ, मेरी एक डिसेबिलिटी है, बगैर रिसर्च के ना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। यार मुझे मुनीब से बात करनी है, मुझे हमज़ा से भी बात करनी है, मगर मैं शुरू कैसे करूँगा कहाँ बात से यार? करूँ? हाँ, कि आप कौन हैं? तो वो कहेगा कि आपने मुझे बुलाया क्यों? तो लेकिन आई थिंक वी आर एट दैट पॉइंट कि मैंने सोचा कि अभी हमारी 100 एपिसोड्स होने वाली हैं इन अ फ्यू वो वीक्स, माशाल्लाह, माशाल्लाह, और माशाल्लाह। 100 एपिसोड्स में हो जाए और ना हमने हमज़ा से बात की हो, ना हमने मुनीब से बात की हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने ऐसे कहा कि भाई मुझे नहीं पता ना, आज मैं पता कर लूँगा कि ऐसे ही। आज बिठाया मैं, तू बता है कौन हाँ, तू? भाई मसला आप क्या है कौन? हाँ, तेरा? क्योंकि हमारी क्लब हाउस पे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, हाँ, और हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन ही आई थिंक क्लब हाउस पे ही हुआ था। हाँ, 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 और मुझे ना प्रॉपर। बहुत एहसास हुआ कि यार ये बंदा जो है ना, ये अपने जैसा बंदा है, इससे दोस्ती करनी चाहिए। तो ये बस एक ड्रामा है, ये पॉडकास्ट जो है बहाना है इसके मेरी तुमसे बातचीत हो बातचीत जाए। क्लब हाउस में तो टाइम मिल नहीं रहा था मेरे पॉडकास्ट हाँ, 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 पे। नहीं क्लब हाउस पे ना हमने फिर मैं तो थोड़ी-थोड़ी मैं अच्छा मैं तो ये अपॉर्चुनिटी देखी क्लब हाउस में, मैंने कहा यहाँ पे मिल गया अली भाई। ठीक है, अली भाई ने सिर्फ मुझे 2 से 3 स्टोरीज पे या तो रिप्लाई किया या 1 से 2 स्टोरीज पे टैग किया बस। ठीक है ना, और उस पे ही मैंने टोटल हमारी इंस्टाग्राम पे कन्वर्सेशन है 5 से 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अली भाई को घेर रहा हूँ, अली भाई मुझे बुलाओ, मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं तो पर्ची लगाऊंगा इधर खुले में। हाँ, हाँ, भाई तो मतलब मैंने अच्छा ही है, क्योंकि अगर तुम उस तरह ना कहते तो मैं उसी ऑकवर्डनेस में बैठा था कि यार मैं कैसे क्या सोचूं। नहीं, तो आई इस थिंक ये बहुत इस अच्छा मामले हुआ। इस मामले में बहुत खुले डुले हाँ। हैं, हम बोल देते हैं। हम बोल आई थिंक ये बहुत अच्छा। तो नहीं साहब, अब ये मुझे पता है कि भाई देखो तुम ना फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्शन वगैरह में इस पे इन्वॉल्व हो काफी टाइम से, जी, ठीक है? जी। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि जब ने कभी तुमने वो किया है ना इंस्टाग्राम पे, एक दफा मुझे याद है रिसेंटली एक किसी ने सवाल पूछा था कि आपने इरफान जुनेजो को मिलने के बाद आपने काम शुरू किया था, और तुमने कहा था कि ब्रो जब उसने व्लॉगिंग शुरू की थी मैं कर चुका उससे पहले मैं था। पहले हाँ, फ़िल्म हाँ, पे मैं कर रहा था। तो हम फ़िल्म पे व्लॉग बना रहे थे। ब्रो मुझे ना एक तो तुम्हारी स्टोरी में भी इंटरेस्ट है, और आई थिंक मुझे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अगर पैदा करनी है ना, तो यू आर परहैप्स एक बंदा जिसको मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा पता है। तो सीन ऐसा करते हैं कि काज़ी वाली एपिसोड भी मैंने सुनी थी कि शायद मुझे यहाँ से पता चला, काज़ी ने एक स्पेसिफिक बात पकड़ी, तुम्हारी जो शॉर्ट फ़िल्म आई थी उस टाइम पे, और कराची में सुबह बारिश हुई होता हुई थी, पूरा शहर डूबा हुआ था। है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो उस उसके पॉडकास्ट से मैंने कुछ अलावा नहीं यही 2 सीखा। चीज़ें। बट वो था बहुत मतलब वो है कि एवरीबॉडी नीड्स टू चेक आउट काज़ी का। आई थिंक ये शुरू-शुरू के पॉडकास्ट में था, एपिसोड 11 है शायद। हाँ, हाँ, आई थिंक काज़ी भाई की शुरू-शुरू के थे, और मैं और काज़ी भाई इज़ मोर लाइक कि हम, क्योंकि हम लोग पहले से एक-दूसरे को जानते थे काफ़ी अरसे से, हुँ, तो हुँ। वहाँ वहाँ पे ये नहीं था कि काज़ी भाई मुझे जानने के लिए बैठे थे। काज़ी भाई इज़ मोर लाइक कि हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने बैठे थे, स्पेसिफिक और टॉपिक फिर हाँ। उस कोई टॉपिक से मुराद ये है कि हमें बस पता था कि बात से बात निकल, तो उस वक़्त रिसेंट मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा था कि मैंने शॉर्ट फ़िल्म कंप्लीट की थी, हुँ। मतलब बनाने वाला था। तो बस वहीं से वो बात निकलती गई, और फिर वो अंडे वाला बर्गर, बारिश, अंडे और वाला फिर वो सब बर्गर, फिर हाँ, फिर हाँ। हाँ, बहुत तो वो सारी चीज़ें। एक खूबसूरत मोमेंट है उस पॉडकास्ट में। काज़ी कहता है कि देखिए मुनीब भाई, एक होता है बर्गर, एक होता है चिकन कबाब। अंडे वाला बर्गर क्या होता है? और सिर्फ अंडे वाला बर्गर होता हाँ। है। वो भी वो डबल अंडा। डबल अंडा। तो ब्रो ऐसा करते हैं कि तुम ना ज़रा मुझे अपना ये इंटरव्यू जो मैं ले रहा हूँ ना, इसको मैं बिल्कुल इंटरव्यू कर देता हूँ कि आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? आप बड़े किधर हुए? ये वो सवाल जो मैंने तुम्हें भेजे थे। इब्तिदाई तालीम कहाँ हाँ, से हासिल किया, ये हाँ, सवाल। हाँ, हाँ। वैसे हाँ, वाक़ई किधर मतलब तुम फुल कराची बॉय हो? अच्छा, मैं फुल कराची में हूँ। और मतलब अच्छा ये था कि मेरा कराची में रहते हुए लेकिन कराची के एक मखसूस इलाके से ताल्लुक था, ओके, जो था मलीर के, ओके। ठीक है ना? तो 9 मैट्रिक तक तो ऐसा सीन था कि अम्मा-अब्बा के साथ ही जा रहे हैं, जहाँ ज बाहर जा रहे हैं, हुँ, ठीक है ना? मतलब क्योंकि जो कराची
के बॉयज हैं वो तो खुले होते थे, लेकिन कैंट के बॉयज ना मम्मी डैडी होते थे, जो थे साफ सी, ना क्योंकि हाँ आप चार दीवारी में बनते, आपका सारा सीन ही उधर था। आपके दोस्त भी वहीं पे, आपकी स्कूलिंग भी वहीं थी। मैं पीएफ स्कूल से पढ़ा था, पाकिस्तान एयरफोर्स का, अब तो फजाइया नाम हो गया, और फिर आर्मी पब्लिक से पढ़ा। तो तो 9th तक ना इस मोर लाइक कि आप वहीं पर ही हैं, सब आपके दोस्त भी, फुटबॉल भी आप वहीं खेल रहे हो, पूरा रूटीन आपका है, सुबह उठते हो और रात को आप कैंट के अंदर ही सो जाओ, मतलब आपका। और अम्मा अब्बा के साथ आप किसी के कजन के दावत में जा, तुम उस वक्त जो मेरे साथ के कजन थे ना, वो बहुत फंटर थे। वो उनको 1 to 5 भी चलाने आती थी, ठीक है ना। उन्होंने किसी ने तो सिगरेट भी पीना शुरू कर दी थी, खोखे पे जाना शुरू कर दिया था, ठीक है। वो 3 लड़के बाइक पे बैठ के कहीं नागन चुरंग की क्रिकेट खेलने जा रहे, रमजान टूर्नामेंट। तो इस तरीके से अपने बोलता था यार, हमारे अम्मा अब्बा इजाजत नहीं, क्योंकि वही हम मम्मी डैडी उसमें शुमार होते थे। बिल्कुल तो बर्गर बच्चे, और मतलब मेरे अपने कदम मेरे मुंह पे बोलते थे, भाई छोड़ ना, तुझे तो तिक्के भी लगाने नहीं आते, तो जा रहा यार। एक स्पेसिफिक स्किल है ये भी, तिक्के लगाने नहीं आते। तो बोला भाई, मतलब तू क्या छोड़। तो क्योंकि वो लोग करते थे बारबेक्यू पार्टीज वगैरह, मतलब वो पार्टी होती थी, ठीक है। हमारी तो वही ईद पे वो बारबेक्यू, उनके तो हर वीकेंड पे दोस्त यार आ रहे हैं स्कूल से, और वो घूमने पिकनिक विकनिक पे जा रहे हैं। हम तो पिकनिक पे भी फैमिली के साथ जाते थे, घर से बिरयानी बना के। तो क्या होता, बिल्कुल, बहुत मुझे अपनाइयत का एहसास हो रहा है इस सब के साथ, बहुत ज्यादा। तो बीच में फिर ये हुआ था कि मैं फॉर टाइम बीइंग, हम लोग जौहर में शिफ्ट हुए थे, आई थिंक 8-10 महीने के लिए रूफी लेक में। अच्छा, तभी तभी मुझे सारा, अच्छा। तभी मुझे जे ब्लॉक सारा याद है। और अच्छा मैं अच्छा रूफी लेक ड्राइव में जे ब्लॉक में शिफ्ट हुआ था 8 महीने के लिए, क्योंकि ओके हमारे कैंट के अंदर घर वर का सीन बन रहा था। तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए। तो उसके बाद मतलब, लेकिन उस 6-8 महीने के अंदर मैंने बहुत कुछ देख लिया था, क्योंकि वो था इलेक्शन का दौर। तो वहाँ पे मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार 23 मार्च के अलावा फायरिंग की आवाज सुनी थी। 23 जौहर की सहूलियात बहुत ये जौहर की सौगात में से एक सौगात थी हवाई फायर। तो ये मैंने ना उस वक्त सुनना, मतलब मैं नीचे रोटी ले रहा हूँ और वहाँ पे हवाई फायरिंग शुरू हो गई। हवाई फायरिंग नहीं, स्ट्रेट फायर शुरू हो गया। एक तरफ एक पार्टी है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है। तो और हम खड़े, ने तो बोले नान लेके आना, मैं नान लेके जाऊंगा। तो वो बोला मैं जा भाई, नहीं हम तो नान लेके जाएंगे। तो ये सारा माहौल था। तो उसी वजह से हम विद इन 6 to 8 months हम लोग वापस, क्योंकि हम लोग आईबीसी छोटे टाइम वापस कहने शिफ्ट हो। लेकिन आफ्टर मैट्रिक फर्स्ट ईयर से, मतलब 9 मैट्रिक में भी जाना हो गया था कि हाँ, मतलब थोड़ा बहुत बाहर जाते थे, निकलते थे। फुटबॉल की वजह से काफी कराची के इलाके में घूमे फिरे। फिर उसके बाद मतलब बड़े हो गए, तो अम्मा अब्बा का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार, अब मतलब सही है, खैर। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और यूनिवर्सिटी के अंदर जब घुसे ना, तो यूनिवर्सिटी में आए और पता चला भाई यहाँ तो दुनिया ही अलग है। यहाँ तो पकड़ पकड़ के आपकी, मतलब लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन मिले जिसकी ली, और आप हैं जिसको लोग पकड़ रहे हैं। तो इसका मतलब तो आपका समझ में आ गया कि भैया अगर ऐसे ही मम्मी डैडी बन के रहोगे ना, तो ये तो फिर यूनिवर्सिटी क्या है, पूरा कराची मिलके आपको लेगा। तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वो ये सारा स्किल आया, थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा। क्योंकि फिर आप क्योंकि मैं एक तर्ज के लोगों से मिल रहा था, और वो सारा वो थे जो एक कंपाउंड में रह रहे थे, जिसको मलिर कैंट कहते हैं। तो उसके बाद आप जब डिफरेंट लोकेलिटीज, डिफरेंट जबान बोलने वाले, डिफरेंट कल्चर से आप मिले ना, तो वो फिर मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और उससे मेरा फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा। मतलब मेरे लिए लियारी जाना इज लाइक कि मैंने कोई सर, मतलब, और मैं जब लियारी जाता था शुरू में एक दोस्त के साथ, तो मैं घर पे नहीं बताता था कि मैं घर पे बता सही दूंगा सही, हाँ, तो अम्मा इजाजत अब्बा नहीं तो मिलेगी। मुझे इजाजत क्या, वो तो बोलेंगे बेटा हम खुद लेने आ रहे हैं, ठीक है ना। अम्मा को तो मैंने बोला, तो मैं नहीं बता के जाता था, लेकिन मुझे जाना होता था, मैं देखना चाहता था क्यों। और मेरा दोस्त भी अजीब डैश, वो मुझे अपने, अच्छा उनका घर एक फ्लैट अलग था, उससे पहले एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ कंपाउंड था, जहाँ पे बहुत सारे इलाके वालों की गाड़ियां लगती थी।
ओके। तो वो अक्सर तो वहाँ पे हालात खराब थे जिन दिनों हम जा रहे थे, मतलब ऑपरेशन का बिल्कुल एंड का सीन था, लेकिन फिर भी हालात। तो वो मुझे बोलता था तू यहाँ खड़ा हो, मैं घर से चाबी लेके आता हूँ गाड़ी की, फिर हम चलते हैं। अब एक इस शक्ल का दिखने वाला और बाकी सारे बलूच, और उसने मुझे सिर्फ ये बोला था कि कोई भी आए ना तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो या तुम्हें लेके जा रहे हो। मैंने कहा, क्या मतलब लेके जा रहे हो? बोले नहीं, अगर तुम्हें कोई बोले ना चलो हमारे साथ गाड़ी में हाँ, बैठो या बाइक पे बैठो तो जाना नहीं, उनको बोलना कि उसने अपने अब्बा का नाम बताया, बोलना कि जो इनके भी नाम है। मेहमान हो। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे अब्बा को मेरे जानते हैं लोग, तो तुम टेंशन नहीं लेना, मतलब किसी के साथ जाना नहीं। मैं कहा तुम मुझे अपने साथ लेके जाना, बोलते नहीं नहीं वो वहां जाता और मसला हो जाएगा, तो बस यही खड़ा है। तो कभी ऐसा हुआ बाय द तो वे जब कि कोई आया अच्छा, तुमसे हाँ पूछने? हाँ हाँ, मतलब मैं अक्सर ऐसे ही होता था कि जब हम लोग वहाँ खड़ा होता था तो अक्सर आते थे लोग, पूछते थे कि कौन हो, किधर से आए हो, ठीक है ना, मतलब जाहिर सी बात है आप अलग दिख रहे हो सही, सही, हाँ। तो सही है ना, तो मैं बता फिर उसके अब्बू का नाम लेता, बोलता अच्छा चलो ठीक है। फिर चौकीदार से भी दोस्ती हो गई थी जो उसको, तो वो बोलता था यार तुम ना अंदर होके बैठा करो ना, उसने मुझे कुर्सी दे दी थी, बोलते तुम ना थोड़ा अंदर दीवार की तरफ मुंह लगा के बैठो, तो जब हाँ, मतलब ये इतना हो रहा है कि चौकीदार ने कुर्सी अलग कर दी तुम्हारी कि भाई तुम तो आ ही रहे हो, तुम यहाँ तुम बैठ तो जाओ। आए, तुम यहाँ बैठ जाओ, ऐसा ना तुम किसी के साथ बैठ के चले जाओ। वाह! अच्छा, ओके। तो तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें मुझे ना ये कॉन्फिडेंस आया और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी थी। हुँ, लेकिन इब्तदाई तालीम में हम बिल्कुल ही मम्मी-डैडी इंसान थे। वेरी गुड। अ, अच्छा, यूनिवर्सिटी का जो तुमने मेंशन किया था या इससे पहले चलो मैं एक अपनी भी स्टोरी ऐड कर दूँ। ये तुम्हारी बात थी ना कि बचपन में तो हम एक कॉलोनी में रहते थे और फिर बाकी जब मतलब हुँ, बाहर निकलना शुरू किया तो तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट इसमें बहुत हुई। ये सीन ना एग्ज़ैक्टली मेरे साथ भी हुआ था थोड़े डिफरेंट एस्पेक्ट में। कराची में तो जितने अरसे था मैं 10 साल में रहा हूँ 2000 समझो 2000 से 2010 तक। तो उस टाइम में आई वुड से कि आखिरी चलो हाँ आखिरी 3-4 साल आई वाज़ लेस मम्मी-डैडी और शुरू के साल आई वाज़ लेकिन उससे पहले का जो टाइम है ना 2000 से 90s का जो टाइम है हम रहते थे दुबई में। और ओह! दुबई में जब मैं पाकिस्तान आया था दुबई से मैं 13 साल का था, बहुत ना रोना-धोना ये कहाँ जा रहे हैं हम, ये तो शिट मुल्क है, ये तो हम दुबई में रहते हैं, ये क्या कराची गंदा शहर ये वो। लेकिन जब मैं निकला और फिर मैं वापस दुबई चला गया इत्तेफ़ाकन 2010-11 में, मैंने अपने उन साथियों से मिला जिनमें से कुछ जो थे नेवर लेफ्ट वो दुबई में ही रहे थे। हुँ, और जिस तरह तुम मलीर से बाहर तुमने मेन कराची देखा ना, आई थिंक हुँ, वही एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था कि अगर मैं दुबई में रह जाता ना, तो एक सॉर्ट ऑफ अक्लमंदी जो शायद मैं कहता हूँ कि मुझे कराची में रह के आई, अक्लमंदी वो हम ना वो स्ट्रीट स्मार्टनेस जो स्ट्रीट आती स्मार्ट है ना, हाँ, वो ना वो आती। आप वो नहीं आती। हाँ, वो हाँ, मेरे साथ भी है कि आप जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं ना, वो आपको जब तक आप रोडों पे खड़े नहीं होते ना, हाँ, फ़ाड़ नहीं होते, हाँ, तो वो आपको चीज़ नहीं। हाँ, और वो कराची, और मैं देखा है कि वो कराची के अलावा आप कहीं और सीख भी नहीं सकते। आई यप। वेंट टू इस्लामाबाद, आई वेंट टू लाहौर, इस्लामाबाद में तो ब्रो लेकिन कोई सीन नहीं है। हाँ, मतलब वहाँ तो वैसे ही गाड़ी पे से उतरते नहीं। तो स्ट्रीट स्मार्ट क्या बनेंगे। हाँ, लेकिन लेकिन कराची के अंदर एक इतना बड़ा सीन है ना अली भाई, मतलब आपको 10,000 किस्म के लोग मिलेंगे यप, एक यप। अलग ही लेवल पे। हुँ, तो मतलब मैं आपको ऐसे-ऐसे बसों, आपने बस में ट्रैवल किया होगा, हाँ, बहुत कम, किया है आपने? लेकिन हाँ, किया और है। हाँ, मैंने भी ट्रैवल किया है, लेकिन और काफ़ी किया है। तो मैंने तो जो एक्सपीरियंसेस है ना, खास तौर पे होश संभालने के बाद, कि ऐसे-ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ ना बस के अंदर, कि हुँ, मैं बोलता था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी अपनी बस में जाता था ओके। और कैंट की एक बस होती थी, मेट्रो बस, आपको पता, तो हाँ, हम उसमें चलते थे, तो उसमें बैठता था। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि वापसी के अंदर आई हैव टू टेक 2 बसेस। एक लोकल बस होती थी, जो मुझे एक जगह तक स्पेसिफिक लेके जाती थी, वहाँ से फिर मैं मेट्रो पकड़ के कैंट जाता था। सही, सही। तो वो जो उस लोकल बस में बैठने का एक्सपीरियंस होता था ना, हुँ। ओह अली भाई क्या कैरेक्टर मिलते थे। हुँ, अगर लिटरली एक-एक कैरेक्टर पे आप फ़िल्म लिखना पूरी-पूरी फ़िल्म लिख सकते हैं आप। हुँ, हुँ, सही उनके बात है। क्या-क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या-क्या बन आई थिंक जो एक ज़माने में अब तो ख़ैर पता नहीं ये चेंज हुआ है नहीं हुआ लेकिन जो डिफेंस के बच्चों के बारे में लोग कहते थे ना कि भई ये तो इनको तो शहर का पता ही नहीं है ये वो। उसी तरह मलीर वाला सीन भी था कि जब आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है ना कि सब कुछ उधर ही है, राइट, आपके घूमना-फिरना भी उधर ही है, दोस्त भी उधर तो आप बाहर क्यों जाओगे?
क्यों अनले जाएंगे? एग्जैक्ट तुम्हारी तो फिर भी मोटिवेशन थी कि तुम्हारी मलीर से बाहर तुम्हारा कॉलेज था, तुम्हारे कज़िन थे। कॉलेज में जाके तुम्हें एहसास हुआ कि मुझे एकदम से तेज़ होना पड़ेगा। हाँ बट अगर आपकी ना हो तो बस फिर आप उसी हाँ, सर्कल में ये बंद रहते हैं। मलिर कैंट का ये काफी बैड सीन था, लेकिन अब तो मलिर के बच्चे बहुत डैश हो गए। हाँ। अब उन्होंने असल में क्या किया, उन्होंने सारा एक्सपोजर उठा के अपने कैंट पे लिया है। बोले हम तो जा नहीं सकते, तो हम सारा अंदर ही ले आएंगे। अच्छा, तो कॉलेज का 1-2 दफ़ा हमने ज़िक्र कर लिया है। देखें आप बात से बात। तो काज़ी वाला जो पॉडकास्ट था, उसमें तुमने बताया था कि तुमने मीडिया साइंसेज़ या मीडिया स्टडीज़ पढ़ी थी। क्योंकि तुमसे पहले या तुम्हारे साथ एक कज़न था, उसने भी पढ़ी हुई थी। फिर ऐसी भी कुछ बातें आई थीं कि जो एक्सटेंडेड घर फैमिली वाले थे, उनको इस बात पे सवालात भी थे क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 तो प्रोफ़ेशंस अलाउड हैं। जिसमें से बिल्कुल बस बिल्कुल, आपने वो नहीं किया तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद, कोई फ्यूचर नहीं है, ये वो। तो ऐसा ही है। ये मुझे बताओ कि तुम्हें ये फ़िल्म मेकिंग जो इवेंचुअली तुम्हारा एक करियर बना, उसके लिए ही तुमने शायद मीडिया साइंसेज़ भी पढ़ी। इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? कब होना शुरू हुआ और वो जर्नी क्या थी? अच्छा अली भाई, मुझे तो पता ही नहीं था जब मैं एनरोल हो रहा था कि हुँ, मुझे ये इसको मीडिया साइंसेस कहते हैं। हुँ, हुँ। सही है ना? मैंने तो अप्लाई किया था इंजीनियरिंग के लिए। ओके। ठीक है ना, मेरा टेस्ट हो गया था इंजीनियरिंग के लिए, मेरा इंटरव्यू भी हो गया। इंटरव्यू देने बैठा हुआ था मैं उस यूनिवर्सिटी में, उनका एक और डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग का। हुँ, तो मैं तो, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी मशहूर ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए थी अपने, ओके। ठीक है ना? तो मैं तो इंजीनियरिंग के लिए बैठा हुआ था। हुँ, तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए बाहर बैठा था सॉफ्ट बोर्ड पे, तो वो सारा करिकुलम और ये सारी चीज़ें लगी हुई थी कि और कहाँ का एडमिशन, मतलब इनके कौन-कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो मैं वो पढ़ रहा था। तो उसके अंदर ये मीडिया साइंसेस का लिखा हुआ था और उसके कोर्सेज़ के ब्रेकडाउन हुए हुए थे। तो अच्छा, जब ब्रेकडाउन हुआ था ना, तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, तो उसके अंदर से वीडियो लिखा हुआ है एक जगह पे। दैट पर्टिकुलर वर्ड हिट मी। हुँ, अच्छा, वो इस वजह से क्योंकि बचपन में मैं, इरफान, मेरा एक कज़न जो मीडिया साइंसेस जैसे किया हुआ है, माशाल्लाह से वो ग्रेजुएट जो है, हम तो ड्रॉप आउट हैं। तो वो भाईजान, वो और एक और दोस्त होता था उमैर, हुँ, उमैर अकबर। हम वी यूज्ड टू मेक वीडियोज़। हमारे पास उस वक़्त मेरे कज़न के पास ही होता था और इरफान के पास होता था अक्सर, कभी होता था, कभी हैंडीकैम और या साइबर शॉट, सोनी साइबर वाला। शॉट। हुँ, हुँ, हाँ, तो हम लोग फुटबॉल खेलते थे ना, तो ये एडिडास और नाइकी के एड्स बनते थे। तो हम लोग उसको रीमेक करते थे अपने वर्ज़न में, ठीक है ना? क्योंकि इरफान की फुटबॉल स्किल्स होती थी बहुत टाइट, हुँ, ठीक है? हुँ, तो हम लोग फुल ना, मतलब हम हर वीकेंड को नाइट स्टे करते थे किसी के घर पे ना, कैंट में, क्योंकि हम सब साथ ही बड़े हुए थे। तो हम लोग ना साथ वीडियोज़ बनाते थे। ठीक है ना? और वो इसलिए बनाते हैं ताकि हम कूल दिखें अपने स्कूल और कॉलेज के अंदर ना, ऑफ़ कोर्स, हाँ, सही है ना? बिल्कुल। और वो दूसरा एस्पेक्ट कि वो लड़कियाँ भी देखेंगी, हाँ, तो हाँ, हाँ, बिल्कुल, सही है, बिल्कुल। हाँ, सही है ना? तो ये हमारा सीन होता, तो हम लोग वी यूज्ड टू क्रिएट ऑल दीज़ एड्स इनटू, और हम आईएफए ग्रुप का नाम था, अच्छा, ठीक है ना? हाँ, तो वो हम लोग उसके बैनर के अंदर, हम लोग आईफए प्रोडक्शंस था, उसके अच्छा, बैनर के अच्छा। अंदर, हाँ, हाँ। हमने काफ़ी ना इस तरह की रीमेक, पता नहीं, शायद पड़ी होंगी कुछ, तो पड़ी होंगी इंटरनेट पे। हुँ, और हुँ, हम हुँ, फिर शॉर्ट फिल्म बनाई थी हॉरर, इरफान के टीवी लॉन्च के अंदर, मतलब हम लोग इस तरह की हरकतें करते। तो वहाँ पे इंटरेस्ट था कि हाँ यार, कुछ मुझे पता नहीं था इस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं क्या, हुँ, लेकिन ये पता था कि हाँ यार, ये चीज़ ना बड़े मज़े की, जिसमें मुझे, और अच्छा, मैं बहुत बुरा हूँ मैथ्स और फिज़िक्स वगैरह में। तो इंजीनियरिंग तो मेरे लिए बस वो हो गया था, क्योंकि मुझे मेडिकल करना था। आई एम वेरी गुड इन ड्राइंग। तो मेरी वो परसेंटेज नहीं बन सकी थी मैट्रिक के बाद, कि मैं किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करता। तो जब मैंने बोला अच्छा, तो वो एक होता है ना कि आप डिसहार्ट हो जाते हो, तो दूसरा ऑप्शन यही बचा था, इंजीनियरिंग कर लो घर वालों हुँ, ने। हुँ, प्री प्री इंजीनियरिंग कर लो, मैंने प्री हुँ, इंजीनियरिंग कर ली। तो मैं मैथ्स और फिजिक्स में इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन परसेंटेज आ गई थी, चलो हमने बोला एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर ले। वहाँ पे ये दैट वर्ड वीडियो मुझे हिट किया और मैं इंटरव्यू से बगैर दिए वापस घर आ गया। ओके। और और मैं वापस घर आया, मैंने ऐसे इस तरीके से अब्बू से बात की। मैंने कहा अब्बू, मुझे ये
सीन मुझे नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, ये वीडियो बनाने में, फोटोग्राफी में और ये वो। अब्बा ने बोला अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था, क्योंकि आफ्टर मेडिकल मैं काफी डिसहार्ट था और मैं इतना मतलब, क्योंकि आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, लेकिन एक वो होता है ना कि एक मेडिकल कर रहा था और फिर उसके बाद डिसहार्ट हो गया, प्री इंजीनियरिंग में आ गया जो मुझे करनी ही नहीं थी। अब्बा ने बोला बिला वजह तुम इसको 4 साल घसीटोगे, अगर तुम्हें लगता है कि दिस यू कैन डू तो ठीक है ये कर लो, आई विल ओके। सपोर्ट। मैंने कहा हाँ। ठीक। मैं अगले दिन गया यूनिवर्सिटी में, उनसे बोला कि भाई मुझे इसमें एडमिशन लेना है, प्रोसेस बताएं। यू ऑलरेडी टुक अ टेस्ट, इंटरव्यू हुआ और मैं एनरोल हो गया। अब जाहिर सी बात है मुझे पता ही फिर शौक था क्या फिल्म का ना, क्योंकि हमने फिल्में देखी हुई थी, तो शुरू से हमारे घर पे इतना ड्रामे का कल्चर था नहीं। ओके। मतलब अम्मा ही देखती हैं और अम्मा आज भी देखते हैं, हाँ वो भी हाँ। हफ्ते में कोई उनका एक ड्रामा होता है जो जुम्मा हफ्ते का, जिसमें वो देखते हैं। बाकी अब्बा भी फिल्में देखने के शौकीन, उनके साथ हमने भी देखे और वो बुक्स भी पढ़ते थे, तो फिल्म का एक सीन था कि, और फिर हमने भी शॉर्ट फिल्म बचपन में वो 2-4 वो आईएफए प्रोडक्शंस के बैनर के नीचे हमने बनाए जैक स्नाइडर समझ के अपने आप हाँ सही है, ठीक है। हाँ। तो वो सीन हुआ। यूनिवर्सिटी का सीन काफी मतलब देर बाद समझ में आया कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना इस ये मेरा डिसीजन गलत है, ओके। ठीक है, क्योंकि मतलब वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही थी, मुझे उस यूनिवर्सिटी से कोई इख्तलाफ नहीं है कुछ नहीं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना मेरा बैड डिसीजन है, क्योंकि जब मैंने 2 साल बाद गुजारे और फिर जब मुझे पता चला मीडिया साइंसेज होता है क्या, मीडिया साइंसेज इज एक्चुअली डिग्री जहाँ पे आपको थोड़ा सब पढ़ा देंगे, ओके। ठीक है ना। और तुम गए थे सोच के कि ये फिल्म स्कूल है? हाँ, नहीं मुझे तो उस वक्त को कुछ पता ही नहीं था ना। ओके। लेकिन जब मैं आहिस्ता एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे अपने बारे में पता चलता गया क्या मुझे तो फिल्म ही पढ़नी है। तो मैंने कहा चलो 1 साल 2 साल 3 साल अब फिल्म, अब बाद में समझ आया कि फिल्म स्कूल तो ये है नहीं, ठीक है, और जो फिल्म के सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाने वाले भी फिल्म मेकर्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी जो, क्योंकि फिल्म तो पाकिस्तान में बन ही नहीं रही, तो ये कैसे मुझे फिल्म पढ़ा सकते हैं, वो तो ड्रामा डायरेक्टर्स हैं या ड्रामा के लोग हैं या म्यूजिक इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं या इस तरीके से, तो ये मुझे फिल्म कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि फिल्म पढ़ाने के लिए यू हैव टू मेक अ फिल्म, आपके बैनर के नीचे कुछ तो हो, और ये प्रॉपर फिल्म स्कूल भी नहीं, दिस इज तो ये तो मीडिया साइंसेस करते हैं, और यहाँ पे अभी तक लोग बच्चे वीआईपी बेवकूफ बढ़ रहे हैं, वो मीडिया साइंसेस कर रहे हैं, फिर वो अपना स्किल सेट किसी एक चीज में खुद काम कर करके अच्छा कर लेते और फिर उस स्किल सेट पे चले जाते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का हाथ है कि वो फिल्म मेकर्स बना रहे हैं, सिवाय एक। फिर मुझे अंदाजा हुआ नहीं यार, अगर मुझे पढ़ना चाहिए था तो कराची यूनिवर्सिटी के विजुअल डिपार्टमेंट से पढ़ना चाहिए था, क्योंकि उनकी फैकल्टी बहुत आला अच्छा। है, या फिर बहुत आला फैकल्टी। हम कराची यूनिवर्सिटी को हल्का ले लेते हैं, लेकिन उनकी फैकल्टी टॉप नॉच फैकल्टी, और इसी तरीके से या तो एनसीए से पढ़ना चाहिए था। ओके। लेकिन आई ऑलरेडी वेस्टेड माय यूनिवर्सिटी ने तो कोई नहीं, लेकिन मैं खुद उस चीज में 2-3 साल में अपने वेस्ट कर चुका था, तो मैंने कहा ब्रो अब तो ये मुश्किल सीन है कि मैं इसमें इसको कंटिन्यू करूं, क्योंकि मुझे तो प्रॉपर फिल्म ही पढ़नी, मुझे पढ़ाओ थ्योरी पढ़ा दो कोई मसला नहीं है, मैं फिल्म हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे फिल्म हिस्ट्री पढ़ा दो, लेकिन वो एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा दो, मुझे तो थॉरली फिल्म पढ़नी है ना। तो अगर मुझे सभी इंटरनेट से पढ़ना है, खुद घर आके मेहनत करनी है, तो पढ़ लेता हूँ, खुद ही पढ़ लेता हूँ। और तो फिर तुमने ड्रॉप आउट हो गए तुम, तो जब तुम ड्रॉप आउट होने का डिसीजन लिया, तो घर वाले, एक तो पहली बात तो ये कि घर वाले इस बात पे सपोर्टिव हैं कि तुमने मीडिया ज्वाइन कर ली, ये पाकिस्तान में और इटसेल्फ एक अनयूजुअल सी बात है। उसके बाद जब तुमने कहा कि अच्छा मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो काम नहीं बन रहा, तो उस वक्त भी घर वालों का उतना ही सपोर्टिव रिएक्शन था या उस वक्त टेंशन थी? घर में ना सिर्फ मेरे अब्बा अब्बा ने बहुत सपोर्ट किया, अब्बा ने बोला कोई मसला ही नहीं है तुम करो। बाकी जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली थे उनके मसले मसाइल थे,
ठीक है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था मतलब। जिनका कोई मतलब डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं था, हाँ लेकिन थे मसला मसाइल। उन्होंने अब्बू को बोला, अब्बू ने बोला, तो अब्बा ने बस मुझसे एक प्रॉमिस लिया और मैं आज तक बस वो एक प्रॉमिस कीप किया हुआ। अब्बा ने बोला कि यार ये जो सारी बातें बोल रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, अगर तुमने भी ये सब कुछ करना है, मतलब इसलिए अगर तुम चूज कर रहे हो तो फिर नहीं करो यार। मतलब क्या कि मतलब इंडस्ट्री में सब पार्टी करते हैं और पार्टी ये करते हैं, वो। नशे कर रहे हैं, ये अच्छा गंदे लोग हैं, ये उल्टे सही सीधे सही लोग हैं। वो जो एक पर्टिकुलर हमारा लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि भाई मीडिया में तो यही होता है, सही। ठीक है, एक गंद खाना है जहाँ पे सिर्फ गंद होता है। अब्बा ने बोला अगर तुम्हें इसके बरक्स कुछ और करना है, ठीक है ना, मतलब इस गंद के अंदर रहते हुए तुम्हें, उनकी साइड बात उनका भी एक्सपोजर तो हर चीज। उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम्हें इसमें कुछ और अलग करना है और तुम चाहते हो कि तुम ट्रैक पे रहो, तो फिर तो तुम टेंशन नहीं लो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। सही, वेरी गुड। ठीक है ना, हाँ मैंने कहा ठीक अब्बा, ये तो आप मुझसे वादा ले लो, मैं तो इस उल्टी हरकत, मतलब आपको कभी ये नहीं होगा कि आप मेरे बेटे ने कोई आपको ये आके नहीं बोलेगा आपके बेटे ने तो ये क्या काम कर रहा है, क्या हरकतें कर रहा है। रंगे हाथों पकड़ा गया। हाँ, ये रंगे हाथों पकड़ेगा फ्लैट से भागते हुए। तो हाँ इस तरह के तो कोई आपको नहीं मिला। मैंने बोला बस ठीक है, टाइम हो गया। ओके फिर उसके बाद जब मैं ये ड्रॉप आउट का सीन था, मैंने सच बात है मैंने घर पे नहीं बताया था, ओके मैंने छोड़ दी थी और मैंने कोई 8 महीने, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट a year मैंने घर पे छुपाया और उसको डिफरेंट झूठों के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है ना, विच आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ। सही। मुझे उस वक्त स्ट्रेट अपने घर वालों को बोल देना चाहिए था कि मैंने छोड़ा। ठीक है, नाराज वो बाद में भी तो उन्होंने वो रिएक्शन दिया ना, लेकिन उस रिएक्शन में गुस्सा कम था, डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा थी, क्योंकि जो एक टाइम पीरियड था साल भर का, ठीक है, और टाइम पीरियड में जो इतने सारे झूठ थे, ठीक है, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट की शक्ल में थे, सही ठीक है। सही। तो वो मुझे था कि यार अब रिग्रेट होता है कि यार छोड़ना था ना, बोल देता। मुझे पता है वो उस वक्त वो गुस्सा होता, लेकिन जो मैं काम उस वक्त कर रहा था वो कहीं ना कहीं उनके अभी उस चीज पे प्राउड है, अभी वो चीज है, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट वाला जो फैक्टर है ना वो शायद इतना ना होता, ठीक है। यार ये सब क्या, तो ये वाला सीन है। तो बाकी ये था कि बहुत बुरे तरीके से लिया सब अब्बा ने, ठीक है, बहुत डांट पड़ी थी, हर चीज हुआ था। और ये था कि ऐसा अब्बा ने बोला था यार क्यों, मतलब जब तुमने इतना टाइम लगा ही दिया था तो क्यों क्यों। मैंने बोला अब्बा मतलब बहुत बैड, मतलब नहीं हो सकता था। लेकिन उसके बीच में आई ट्राई, मतलब वो जो एक साल का टाइम पीरियड था ना, उसमें हुआ ये कि शुरू के 3-4 महीने तो बहुत बैड थे, क्योंकि मैं मतलब मैं यूनिवर्सिटी से कह के घर निकल जाता था सही कि सही। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ एकदम, लेकिन आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना, मैं डिफरेंट कर रहा था, सीनियर्स के साथ प्रोजेक्ट्स भी कर रहा था, ठीक है, और फिर जो दोस्तों के कुछ प्रोजेक्ट होते थे वो करता था, फ्री में कर रहे थे, बस कि मैं किसी तरह बिजी रहूँ, घर में कम से कम टाइम निकालूं और कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। तो मैं डिफरेंट काम वाम कर रहा था। फिर एक दिन मेरे उस मतलब दोस्त ने मुझे बोला कि ब्रो कि तुम एक सीन है, हमें जरूरत है अपने फिल्म पे। वो फीचर फिल्म कर रहा था उस वक्त मालिक, मुझे मालूम था, हाँ वो मालिक फिल्म कर रहे थे, मुझे मालूम था वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मालिक को हो गया था, टाइम हो गया था, मतलब शूट पे और शूट और प्रीच करते हुए उनको 3-4 महीने का एक टाइम हो गया था। तो उसकी रात को 2 बजे मुझे कॉल आई और उसने बोला किधर हो, मैंने कहा घर पे हूँ, क्या कर रहा हूँ। उसने बोला बस अभी आ जाओ। अभी कहाँ आ जाऊँ, बोला अभी ऑफिस आ जाओ, मेरी सुबह शूट है। मैंने क्या मतलब क्या अभी आ जाऊँ, ये सारा सीन है। उसने बोला नहीं बस अभी आ, और ये मैं गया, मेरे उसी वक्त इंटरव्यू हुआ और मैं वार्डरोब मैनेजर हो गया, मतलब एक स्टाइलिस्ट जो वार्डरोब स्टाइलिस्ट थी उनका मैं मैनेजर हो गया कि मुझे सबको तैयार करना, मेरा काम ये था, वेरी ठीक है ना। गुड। हाँ सही है। मैंने बोला कोई मसला नहीं, मतलब अगर ये हाँ नहीं मैं कर, तो मैं वो काम कर रहा था और उसके अंदर कपड़े इस्त्री करना, सही है, सारे आर्टिस्ट के कपड़े गाड़ी में से निकाल के लाना, ये सारा ना मैं सीन कर रहा था।
तो उसके बाद मैं ये हो रहा था, तो अब जाहिर सी बात है मेरे दोस्त उसमें, और तीनों दोस्त थे। शायद आपने बेकार फिल्म में एक देखा होगा, समी। हाँ 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 हाँ। चार उसमें समी जो था, ही वाज द एसोसिएट प्रोड्यूसर डायरेक्टर। वो मेरा बैचमेट यूनिवर्सिटी में। जो सेकंड एडी थी वो भी मेरी जूनियर थी। ओके जो तीसरा एडी था वो भी मेरा दोस्त था, मतलब वो भी बैचमेट है। तो अब ये तीनों उसमें थे, तो जाहिर सी बात है जब मैं काम कर रहा था तो फिर ऐसा तो उनको पता था कि मेरा क्या पोटेंशियल है, तो उन्होंने मुझे पूरी फिल्म की कंटिन्यूटी दे दी। ओह, ठीक है, कि जरा आप एक्सप्लेन करें अगर लोगों को पता ना हो कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी इज लाइक कि अगर जैसे अभी हम ये एक फ्रेम है, हम अभी ये शूट कर रहे हैं, ठीक है, आपका रूम शूट कर रहे हैं, और ये हमने शूट किया, और उसके बाद अब इसके अंदर ये पीछे आपका एक एक एवरीथिंग, ठीक है ना, इज पार्ट ऑफ फ्रेम नाउ, ठीक है ना, आपका माइक, ये कारपेट, वो पीछे लैम्प, ये जग इस तरीके से ही रखा होना चाहिए, वो इसी तरीके से सब होना चाहिए। अब मैंने शूट कर लिया आपको, और अब ये छप गया। अब मैं आपका इसका अगला सीक्वेंस शूट करना है मुझे आफ्टर 10 डेज। ठीक है, ठीक है, तो अब मुझे जब 10 दिन बाद मुझे इसका अगला सीक्वेंस शूट करना है, तो मुझे मेक श्योर करना है कि अली भाई ने यही कपड़े पहने होंगे, अली भाई के दाढ़ी पे इतने ही सफेद बाल होंगे, इतना ही ये कैप ऐसी ही होगी लिटरली, और ये जग का मुंह ऐसे ही होगा, पीछे कारपेट वारपेट ये सब कुछ ऐसे ही होगा, ताकि ऐसा ना हो कि वो, क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो शूट स्क्रिप्ट और शूट प्लान इज डिफरेंट, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं होता कि आप सीन वाइज शूट करते हुए जाते हैं। आपका ऐसा होता है कि अभी आप पहला सीन शूट करते हैं, आप फिल्म स्टार्ट ही अपने बिल्कुल एंड से करते हैं, आप पहले अपने एंड शूट कर लेते हैं या कोई क्लाइमेक्स सीन शूट कर लेते हैं, डिपेंड होता है, ऑर्डर में नहीं होता, ऑर्डर में नहीं होता वो, क्योंकि वो आपके प्लान के अकॉर्डिंगली वो सारा कुछ चला, तो आपको पूरा फिल्म का स्क्रीन प्ले मतलब कंटिन्यूटी देखना होता। तो मेरे हाथ में सिर्फ विजुअल कंटिन्यूटी थी, बाकी जो दूसरी एडी थे उनके हाथ में ये था कि डायलॉग्स वगैरह की, तो ये सारी कंटिन्यूटी था कि वो कि हाँ हमें इस डायलॉग से आगे कंटिन्यू करना है, कहानी को इधर से आगे बढ़ाना। तो मेरा सिर्फ ये होता था कि मैं पिक्चर्स खींचता था और मैं याद करना शुरू कर दिया था, तो मैं बड़ा ना वो हो गया था कि बिल्कुल मैं एक एक चीज नोट करता था सेट पे खड़े होके, अच्छा ये हो रहा है ये हो रहा है। लेकिन उस मालिक फिल्म के पूरे दौरान, अच्छा फिर जाहिर सी बात है जब मालिक खत्म हो गई तो शूट तो खत्म हो गई थी, मेरा काम खत्म हो गया था, लेकिन मेरे दोस्त प्रोजेक्ट के हिस्से थे, वो डायरेक्ट एडीज थे, तो उनकी वजह से मुझे वो एक्सेस मिल गया पोस्ट प्रोडक्शन का। ओके, तो मैंने पूरी मालिक फिल्म को फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू सिनेमा तक वो कैसे एडिट हुई, किन किन प्रोसेस से गुजरी, किन किन लोगों के पास से गई, किन किन लोगों ने उस पर काम किया पोस्ट पे, वो सारा जो पूरा सीख था ना, मुझे उसमें पैसे नहीं मिले, खुआरी हुई कि मैं बस बैठा रहता था, लेकिन वो जो मुझे इतना कुछ सीखने को कुछ मिला, इतना सीखने को मिला कि मैंने एक पूरी फिल्म को फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू एंड सिनेमा पे लगने तक लिटरली, एक होती है फिल्म लगने से पहले, उसका नाम भूल गया ना, उसमें फिल्म कन्वर्ट होती है और वो सिनेमा में लगती है। सही सही। तो वो तक हम आखिरी टाइम पे सुबह 12 बजे तक करा रहे थे और शाम 6 बजे स्क्रीनिंग थी। तो और वो शाम 5 बजे आके 18 सिनेमा में, क्योंकि प्रीमियर था तो उसमें आगे लगे। तो इसलिए कि वो उस सारे प्रोसेस में का मैं हिस्सा था और वो चीज मैंने सब सीख रहा था। मतलब ये वही एक्सपीरियंस हो गया ना कि तुम पैसे तो नहीं मिले, ठीक है, लेकिन इसका अगर तुम्हें सही तरीके से अगर तुम्हें करना होता तो तुम फिल्म स्कूल जाते, यही सारी चीजें होती, शायद किसी एमेच्योर फिल्म पे, किसी बहुत छोटे, तुमने वही जिस तरह फिल्म स्कूल पे तुम पढ़ते फिर देखते फिर शायद लाइफ में अप्लाई करते, ये चीज तो हमारे किसी भी पाकिस्तान की फिल्म स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती। हाँ, और वो तुमने रियल लाइफ एक प्रो लेवल एग्जांपल को तुमने विटनेस कर लिया, व्हिच इज बेटर परहैप्स देन बीइंग इन अ स्कूल। उस प्रोजेक्ट में तो इरफान भी था। अच्छा, हाँ, बिहाइंड द सीन्स की कुछ मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए बिहाइंड द सीन्स इंटरव्यू शूट्स है, तो उसकी सारी एडिट इरफान ने की थी। वो इरफान हमारे पास आता था और इरफान सारी पूरी रात एडिट करता था और फिर सुबह जाता था। ये उस वक्त तक इसने यूट्यूब शुरू कर दिया था? नहीं, उसका यूट्यूब नहीं आया था। स्नैपचैट के थी।
ये इसके स्नैपचैट के दिन थे और ये किसी एजेंसी में एज ए यूआई डिजाइनर काम कर रहा था। अच्छा ओके हाँ, ओके so- अच्छा। तो ये और मालिक मालिक का मुझे ये भी याद है कि उस पे के रिलीज पे भी कुछ मसले मसाइल थे, ये साइड टॉपिक नॉट रिलेटेड टू मुनीब की स्टोरी, बट कुछ नहीं फटे नहीं, थे ना मालिक के। रिलीज होने के बाद फटे हुए थे जब लोगों हम्म ने देखी हुई थी। और जाहिर सी बात है, वो जो उस वक्त के जो पावर में लोग थे उन्होंने जब देखी, बोला ये तो हमें डायरेक्ट टारगेट किया है ना। नहीं किया था उनको डायरेक्ट टारगेट, ठीक है, हम्म लेकिन उनको लगा कि उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कैरेक्टर थे वो कहीं ना रियल लाइफ से दुनिया से इंस्पायर्ड थे। तो या भाई अगर आप ऐसी हरकतें करते ही नहीं कि आपको लगता है कि आप तो बनाइए आप ऐसी हरकतें आप करते ही ऐसा नहीं खोड़ पैदा ही ना करें तो ये नहीं होगा। हाँ, तो आपने अच्छा किया है तो हम तो वो हाँ उसके बाद उन्होंने फिल्म बैन कर दी थी आफ्टर 20-25 डेज। ओके और फिर ओके 6 महीने केस चला, वो केस जीता गया, फिर वो दोबारा रिलीज हुई, लेकिन उस जाहिर सी बात है ऑब्वियसली जब तक तो नुकसान काफी हाँ हो सही चुका बात है। था। अच्छा तो हाँ, इस अमेजिंग रियल लाइफ ऑन द जॉब लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद क्या स्टेप था? अच्छा इसके बाद ना फिर एक आपको जाहिर सी बात है मैं ये सीख रहा अच्छा था सॉरी तो मैं बात भी काट रहा हूँ, जब तुम ये कर रहे थे घर वालों का वो वाला डिसअपॉइंटमेंट वाला फेज तो आ चुका था, केस ने नहीं नहीं यूनिवर्सिटी नहीं छोड़, नहीं अच्छा अभी तो नहीं तुमको नहीं नहीं पता नहीं, था? अभी तक नहीं पता था। इसी ओह दौरान में फिल्म रिलीज हुई थी और इसी के कुछ महीनों बाद, मतलब कुछ लिटरली 2-3 महीने बाद मैंने वो बता दिया था, क्योंकि मैंने कहा यार चलो अब तो कुछ पीठ काम पीछे काम हो ऐसा रहा है, है, हाँ हाँ काम हाँ। हो गया है कि जिसपे घर वालों को हो जाए। तो वो यही बोले थे कि यार जब तुमने इतना सब कुछ कर ही रहे थे, कर तो तो वो उस वक्त भी बता कर ही देते। रहे थे, उस वक्त बता देते तो हम्म मसला थोड़ी होता। तो हम्म वो जो लेकिन मैंने मालिक के रिलीज के बाद उनको ये चीज डिस्क्लोज हुई थी, तो वो पे व्हिच काफी मेक्स उनको सेंस, लेकिन क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये फिल्म ना होती तो और नहीं इस फिर फिल्म तो के होने की वजह से शायद उनको हौसला अफजाई हुई होगी कि अच्छा ये कुछ कर रहा है। हाँ, मतलब उनको ये लगा कि यार चलो इसने डिसीजन तो लिया, हाँ लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उसके बाद ये वेला हो गया, बिल्कुल फारिग वेला हो हो गया, गया, हाँ 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 हाँ। किसी काम का ही नहीं रहा। वेला, हाँ यार, मतलब कुछ तो इसने उखाड़ लिया जिंदगी में कि ये हम्म। जो ये ट्रैक चाह रहा था वो ट्रैक उसने कहीं फोकस, ना कहीं हाँ पकड़ फोकस लिया, है मतलब। फोकस है, हम्म ठीक है ना, टाइम जाया नहीं गया तो सही। वो था। और उससे पहले पहले मैं एक और भी फिल्म कर चुका था। ओके नहीं, मालिक के रिलीज के बाद ही और डिसअपॉइंटमेंट के बीच में एक जी जिंदगी का वेंचर था। ओके जी जिंदगी ने पाकिस्तान में 5 फिल्में, टोटल 10 फिल्में थी, 5 इंडियन डायरेक्टर्स की और 5 पाकिस्तानी डायरेक्टर्स की। तो मैं एक फिल्म का एसोसिएट डायरेक्टर था, लालूलाल.com, उसमें फैसल ओके कुरैशी थे, ओके वो हमने ओके घर में शूट की थी। ओके अ, तो एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर थी उसमें और एक ये फैसल कुरैशी थे। हम्म तो और वो बड़े मशहूर डायरेक्टर थे, खालिद अहमद एक है, बहुत अच्छा बड़े आर्टिस्ट हैं। अच्छा इम्तियाज अली के सगे बाबू हैं वो। अच्छा मुझे को और ये पता है सारी लिंक्स। हाँ, ये क्योंकि ये लिंक मैं आपको बताऊं कैसे बताऊं। एक मर्तबा वो नॉर्मली ना बात कर रहे हैं हाँ इम्तियाज अली से, वो मामू है यार, वो बात करेंगे, नॉर्मली बात करेंगे, वो थोड़ी स्टार स्ट्रक होंगे, हाँ हाँ ठीक है। तो वो नॉर्मली इम्तियाज अली से बात कर रहे हैं और हम ना सुन रहे हैं ना। हाँ और उस वक्त इम्तियाज अली पता नहीं कौन सी अपनी किसी फिल्म पे काम कर रहा था, तो वो डिस्कशन चल रहा था ना। अब हम लोग बात सुन रहे हैं, मैं सुन रहे और उसके बाद ना एक जाहिर सी बात है क्यूरियोसिटी हो रही, क्या ये सर किससे बात कर रहे हैं यार, ये मतलब। और क्योंकि जो बात कर रहे हैं ये तो सुनी सुनी बात है ना, ये हाँ तो कहीं ना हाँ कहीं फिल्म की तो हम, और वो ना बाद में इम्तियाज इम्तियाज करके बात कर रहे हैं ना अच्छा सर। तो हमने बोला सर अब फोन ना कट होने वाला था, तो हमने बोला सर वो हाँ किससे बात कर, मैं अपने भांजे इम्तियाज, इम्तियाज अली से बात कर। हाँ इम्तियाज अली, तो जैसे रॉक स्टार बनाई थी, सर इम्तियाज अली से बात कर रहे हैं। और इतनी जोर से मैं चीखा कि वो ना उनको आवाज चली गई इम्तियाज अली को ना, सलाम कहिएगा, बिग फैन बिग फैन।
तो मैं ये कह सकता हूँ मेरी इम्तियाज अली से बात हुई, बिल्कुल 2 मिनट बात करी। बिल्कुल बिल्कुल तो उनके साथ भी एक अच्छा बड़ा लर्निंग प्रोसेस था, क्योंकि मालिक में मैंने ये तो सब सीख लिया था कि फिल्म बनती कैसे है, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत बड़े बड़े लोग भी थे उसमें, गलतियां भी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है डायरेक्टर भी नहीं आता, हर चीज़ नहीं थी, पूरी टीम नहीं थी, पहली मरतबा काम करी थी। लेकिन जब मैं खालिद अहमद के साथ था तो वहाँ पे डायरेक्शन से ज़्यादा राइटिंग पे फोकस था। ओके तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से ना अलग एक एक चीज़ सीखी। तो वहाँ खालिद अहमद की जो डायरेक्टिंग थी, मतलब राइटिंग थी, उनका जो राइटर था, जिसका नाम है बेगुल, उनका नाम है राइटर का। आई थिंक शी इज कंटेंट हेड ऑफ हम चैनल राइट नाउ, आई थिंक, ओके मुझे ओके पता है, कुछ अरसे पहले तो नहीं, अब है या नहीं। तो जितना भी स्क्रिप्ट होता है वो बेगुल के पास से आगे फॉरवर्ड होता है। तो मतलब अली भाई, अगर मैं आपको वो स्क्रिप्ट दे दूं ना तो आप वो शूट कर रहे हो। इतनी इतना इतनी वो पक्की होती है। इतनी डिटेल्ड और इतनी पक्की कि आप उसमें कुछ चेंज ही नहीं कर सकते। एवरी सीन, एवरी सीक्वेंस, एवरी डायलॉग इज परफेक्ट, ठीक है ना। तो वो जो राइटिंग का मैंने सारा सीन था ना, वो मुझे उधर से सीखने को मिला बेगुल के पास से, जितना अरसा मैं उस laluval.com में रहा। कि हाँ यार, एक कि राइटिंग आपकी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर कि आप आधा काम तो राइटिंग ही कर देती है ना, ये तो फिर बाद में आता है डीपी डायरेक्शन। हाँ अगर राइटिंग ही आपकी स्ट्रांग नहीं है तो फिर तो सबको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए। सही, तो बिल्कुल मेक सेंस। तो ये वाला सारा सीन था कि बेगुल, मतलब फिर वो डिसअपॉइंटमेंट वाला अम्मा लोगों को पता चल गया, अब्बा लोगों को, कि ओके भैया ये तो बेटे ने बनाया, हाँ हाँ इसने तो पढ़ी नहीं यूनिवर्सिटी वगैरह। हाँ। तो ये सीन था। तो मालिक के बाद और इस वाली जी वाले प्रोडक्शन के बाद और अम्मा अब्बा का डिसअपॉइंटमेंट भी हो गया है, तो अब इसके बाद एक ऐसा फेज आया है कि मुनीब के घर वालों को पता है असलियत सिचुएशन की है क्या, और मुनीब ने भी बता दिया असलियत क्या है, और एक मुनीब ने 2 प्रोडक्शंस पे भी काम कर लिया है। तो अब ये सारी नॉलेज और अवेयरनेस के साथ जो अगला स्टेप लिया गया वो क्या? अच्छा, अब अगला स्टेप ये था कि मुझे मुझे असिस्ट करना था लोगों को कि मैं थोड़ा और काम सीख सकूं, ओके ठीक है ना। ओके और मुझे मालूम हो सके कि अच्छा मुझे करना ही क्या है ना। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे फिल्म का प्रोसेस इतना बड़ा होता है, तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि यार मतलब फौरन ही मुझे कोई फिल्म नहीं मिल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने में फिल्म नहीं बनती, यहाँ पे साल 1.5 साल में फिल्म बनती है। तो ऑब्वियसली अगर मैं किसी फिल्म में से निकला हूँ तो ऑलरेडी कोई फिल्म स्टार्ट होगी जिसकी ऑलरेडी टीम बनी हुई होगी। तो ऐसा, तो मुझे किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ा और टाइम इंतजार करना पड़ेगा। उस दौरान मैंने कमर्शियल्स करना शुरू कर दिया, म्यूजिक वीडियोस करना शुरू कर दी एज ए एडी। सही, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, वो काम जल्दी होता था, पैसे भी बन रहे थे, ठीक है। तो जो मेरे मतलब कॉन्टैक्ट्स बन गए थे इन 2 प्रोडक्शंस के थ्रू, और फिर जो सीनियर्स के थ्रू, और जो उससे पहले छोटा मोटा काम किया था, तो उन्होंने कॉल करना ही शुरू कर दी कि ये प्रोजेक्ट करें, अच्छा ये प्रोजेक्ट करें, तुम अवेलेबल हो, ये हो। तो मैंने वो शुरू करना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने एक और फिर रंगरेजा मेरा दोस्त कर रहा था, रंगरेजा फिल्म। ओके। तो मैं उसके आखिरी कुछ दिनों में उसका पार्ट था। ओके। उनको ऑलरेडी उनकी फिल्म चल रही थी, उनकी टीम वगैरह थी, चेंज हुई थी, कुछ हुआ था, तो उनको किस से पर्टिकुलर कुछ दिनों के लिए एक जरूरत थी, तो मैं रंगरेजा का पार्ट रहा था, ठीक है। लेकिन रंगरेजा की पोस्ट मैंने बहुत करीब से देखी, क्योंकि उसमें भी मेरे सारे दोस्त थे, तो हम वही जो दोस्त सारे साथ ही काम करते थे। तो ये होता था कि रोज रात को बैठ रहे हैं तो बात हो रही है, तो यार तुम एडिट पर आ जाओ, वहीं पर बैठते हैं, फिर वहीं से आगे चिलिंग करने चले जाएंगे, तो आप एडिट हाउस चले गए, या वो ये सारी चीजें हो रही थी ना। तो ये सारा सीन था। तो रंगरेजा की भी मैं पोस्ट का काफी पार्ट हूँ। तो उसके बाद फिर एक और फिल्म है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, आई थिंक इस साल हो जाएगी, वो शायद आपने पढ़ा भी होगा, सायरा और शहरोज की है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ।
सारे शरोज की लव स्टोरी है, ठीक है, तो अब तो नहीं रहेगी। तो क्या वो अभी फिल्म भी अभी भी आई गेस मतलब उनके पर्सनल ताल्लुकात तो जैसे भी हों, लेकिन कंसिडरिंग जितने लोगों ने फिल्म पे काम किया, जो इन्वेस्टमेंट लगी, ये वो रिलीज तो होगी ना, मतलब वो करेंगे, करना तो चाहेंगे रिलीज। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो करेगा रिलीज, क्योंकि आई थिंक द टाइम ही स्पेंट ऑन दिस पर्टिकुलर फिल्म वो बहुत ज्यादा है। मैं उस फिल्म को छोड़ने का मकसद भी मेरा यही था कि अभी उस फिल्म को आई थिंक चौथा 3 साढ़े 3 साल हो गए, वो फिल्म अभी तक शूट से ही नहीं उतरी है। यार हाँ, तो तीन ये चार तुमने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में फिल्म 6 महीने में शूट नहीं होती, 1 साल में होती है। और उससे पहले भी तुमने कहा था कि पाकिस्तान में तो फिल्में बनती नहीं है, तो मुझे क्या पता होता कि फिल्म क्या होती है व्हेन चूजिंग अ स्कूल टू गो टू। तो हमारी जो अब तुमने जब काम किया था, तुमने तो मालिक, तुमने किसी और फिल्म इंडस्ट्री में तो काम किया नहीं है तुमने, लेकिन एक दफा तुम मुझसे गुजर गए और फिर तुमने देखा कि कमर्शियल्स और म्यूजिक वीडियोस की जो थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी वाला सेक्टर है, वो भी तुमने देख लिया। अब ये सारा शहरोज वाली फिल्में जो कि 3-4 साल से मतलब पड़ी हुई है, अभी तक शूट पर ही है। तो हमारी यहाँ अब वही वाला सवाल जो पाकिस्तान में ना अक्सर लोग सवाल करते हैं, किसी के पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस आ जाए तो अब हम उससे कहते हैं कि आप पूरी इंडस्ट्री का मसला बता दें मुझे। तो मैं भी वही सवाल करूंगा तुमसे कि भाई ये ऐसा क्यों है? क्या मतलब मेरा वो एक और दोस्त भी है नादिर, जो कि अक्सर पॉडकास्ट पे आ चुका है, वो भी फिल्मों में इधर उधर उसने काम किया हुआ है। वो बता रहा था कि मतलब बीच फिल्म में फंडिंग खत्म हो जाती है और सब रुक सिकंदर का जाता है। मंदिर वाला ना। हाँ, तो बीच फिल्म में फंडिंग रुक के मसले हो जाते हैं और फिर हमारे रिलीज के बाद पॉलिटिकल मसले भी आ जाते हैं, और मतलब ये ऐसा बस क्यों है? और अच्छा, मतलब मेजर फॉल्ट्स क्या हैं, सिंपल वाले? तो अगर ऊपर ऊपर के मेजर फॉल्ट्स बताओ ना, कि हम उन लोगों से फिल्म बनवाते हैं, ठीक है, जिनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है फिल्म। अच्छा। एग्जैक्टली सही है। अब तो चले फिल्म बनना शुरू हो गई है, ओके। काफी फिल्में बन गई हैं और काफी फिल्में इन प्रोसेस हैं, तो अब ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में फिल्में नहीं बनती। अब तो पाकिस्तान में भरपूर फिल्में बन रही हैं, जो जितनी इतनी सी इंडस्ट्री के अगर हिसाब से बात करो, ऑब्वियसली आप अगर कंपेयर करेंगे किसी भी इंडस्ट्री के हिसाब से तो फिर तो नहीं बन रही। मतलब लिटरली मैं कहूंगा कि अगर आज पंजाब का सिनेमा रिवाइव हो जाए ना, हाँ। जो पुराना वाला सिनेमा था, वो ज्यादा जल्दी फिल्म बनाएंगे हमसे बनिस्बत हमसे। वो लिटरली 6 महीने में फिल्म बना लेते थे, क्योंकि अब ठीक है वो जैसे भी फिल्म बनाते थे, कुछ भी था, आफ्टर इफेक्ट्स भी तो यूज होते थे उसमें, ग्रीन स्क्रीन भी यूज करते थे, वो सब करते थे। वो उनका मसला, वो कैसा कंटेंट बनाते थे, हाँ, उस पर बहस नहीं है। बहस ये कि टेक्निकल एस्पेक्ट। हाँ, वो काम करने वाले जो थे ना, वो फिल्म के ही थे। तो जो ये लोग थे ना, मतलब आप अभी भी हमारे पास फिल्म के लोग नहीं है, सही है ना। तो जो हमारे जो 90s में वो सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन 90s में जब लॉलीवुड का एक बहुत बड़ा वो था, रेगुलर फिल्में आ रही थी, और फिर उसके बाद ना एक गैप सा था, उस गैप के बाद आई खुदा के लिए, तो हमने कहा ओ जी पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो रिवाइव हो गया है। तो वो लॉलीवुड की जो इतने सारे काम करने वाले लोग थे, टेक्निकल साइड वाले, रिगर्स हो गए, सेट डिजाइन, ये वो सारे लोग, तो उन लोगों का और ये इन जो मॉडर्न मॉडर्न फिल्में जो हैं खुदा के लिए मालिक, ये जिंदगी तमाशा, उनका आपस में कोई क्रॉसओवर नहीं है? जो तुम नहीं कह रहे हो कि बिल्कुल नए नहीं लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ नहीं, गए? यही तो, वो घर बैठे हुए हैं, या वो काम, वो अभी भी छोटी फिल्में बना रहे हैं। वो कोई क्रॉस ओवर हुआ ही नहीं ना। अच्छा। अगर अगर हुआ भी होगा तो वो बहुत लोअर लेवल पे हुआ है, कि लाइट मैन शायद शिफ्ट होगा, ठीक है, अच्छा। ठीक है। लेकिन जो असल में सीन ये था कि हमने उनको ट्रेन ही नहीं किया ना, हम हुँ। उनको एक्सपोजर दे देते, ट्रेन कर देते, ठीक है, हाँ, हाँ। कि भाई कुछ तो उनके पास एक्सपीरियंस था ना, उनको ये तो पता था कि दिन के अंदर 4 सीन शूट करना है, उनको ये तो आता था ना। वो जैसे भी घटिया सीन शूट करते थे, लेकिन उनको ये तो पता था कि 4 सीन शूट हाँ, करने, चार टेक्निकली सीन आता था काम। हाँ। हाँ, टेक्निकली तो आता था ना काम, उनको पता था कि फिल्म का स्ट्रक्चर हो। सैयद नूर को आप जितनी गालियां देना चाहे उसके कंटेंट पे आप दें, हाँ। लेकिन मैं बोलता हूँ सैयद नूर इज रियली गुड स्टोरी टेलर। उसको ये पता था कि शुरू कैसे करनी है और एंड कैसे करनी है, हुँ। और बीच के अंदर साथ अब वो कहानी आपको अजीब सी पसंद है आए ना आए वो तो मतलब हाँ, अपनी लेकिन उसको प्रेफ़रेंस है। कहानी, हाँ। हाँ, लेकिन कहानी चलाने तो आती है।
10 किस्म के नॉवेल्स भी तो छपते हैं। तो वो जब ये ठीक है। नया एक वेव आई फिल्मों की, उसमें वो पुराने लोगों को लिया ही नहीं। नहीं लिया ना उन्होंने, अच्छा। नए लोगों के लिया, और फिर वो लोग अब ट्रेन हो गए नए स्ट्रक्चर करने के बाद। और फिर दूसरा मसला ये है अली भाई, जो मतलब एक तो हमारे पास प्रॉपर फिल्म वाले लोग नहीं है। अच्छा, और फिर दूसरा सबसे बात यह है कि फिल्म की फंडिंग होती है बड़ी, ठीक है ना। हम लोग स्मार्ट नहीं है, हमारे डिसीजंस स्मार्ट नहीं है फिल्म को लेके, ठीक है। कमर्शियल का बजटिंग अगर फिल्म के हिसाब से देखा जाए, बड़े बजट के जो कमर्शियल होते हैं, जिसमें फवाद खान, मायरा खान है, आतिफ असलम का म्यूजिक है, ठीक है, उसका गाना मतलब समझ लो टॉप नॉच ब्रांड जो ऑलपर्स वगैरह इस तरह के तो 6-8 करोड़ के बनते हैं ना कमर्शियल। कितने दिन में बनते हैं? 5 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम। अच्छा। कैसे बन जाता है? वो भी तो बन जाता है ना कमर्शियल। हाँ, तो एक हाँ। साल में तो नहीं बन रहा कमर्शियल 8 करोड़ रुपए लेके, वो एक साल में तो नहीं कमर्शियल बना रहा ना। हाँ। सही है, तो वो भी तो बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास उतनी फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाले लोग तो हैं, उनका ठीक भी है। क्रॉसओवर नहीं हो रहा। अच्छा, वो उनका क्रॉस ओवर है कमर्शियल्स का बहुत, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जो सब कमर्शियल वाले आए ना फिल्म के अंदर, उन्होंने फिल्म को ट्रीट किया कमर्शियल की तरह। सही 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 ना। जो प्रॉपर कमर्शियल के अगर देखा जाए, सिर्फ जामी वाज द वन, ठीक है, जिसका कमर्शियल साइड अब अलग है और फिल्म की साइड अलग है। दोनों की आपको वेवलेंथ अलग दिखेगी, सही। दोनों के स्ट्रक्चर आपको अलग दिखेगा। असदुल हक ने पूरी फिल्म बनाई, कौन सी बनाई थी, वो जो स्प्राइट जैसी दिखती है पूरी फिल्म हैं? नहीं पता आपको यार, जिसमें हुमैमा मलिक और वो एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट का मालिक है पाकिस्तान के, वो था। अभी निकाल लेते हैं हम। असदुल हक की फिल्म लिखें, असदुल हक डायरेक्टर। हाँ, गुल अहमद में काम किया उन्होंने, पीक फ्रीन्स, ये वो, IMDb फिल्म लिख दे, उनकी एक ही फिल्म है, देख मगर प्यार से। देख मगर प्यार से। ये पूरी फिल्म ग्रीन है क्योंकि स्प्राइट इसका, जैसी लगती है। हाँ, क्योंकि इसका मेन स्पॉन्सर स्प्राइट था। नहीं यार। अब हमारे कमर्शियल्स में ऐसा होता है कि जो ब्रांड होता है ना, उसकी ब्रांडिंग के कलर हर जगह होता है, ठीक है। जैस कोई सा भी आप उठा के देखो, इन्होंने पूरी फिल्म लिटरली इसके सीक्वेंसेस है जिसमें ग्रीन लाइट हुई है, रात में ग्रीन लाइट हुई है। आप बोलेंगे इसको कहते हैं स्प्राइट की, सेवन की फिल्म कहते हैं इसको, स्प्राइट की फिल्म। अच्छा, मुझे लगा कि शायद बस ग्रेडिंग पे वो है, लेकिन ये तो वाकई मतलब अरे इतने मेजरली आर्ट डायरेक्शन के अंदर हर जगह पे ग्रीन कलर यूज किया है, लाइट्स के अंदर यूज किया गया कि तो जब कमर्शियल के लोग इधर आए तो उन्होंने फिल्म का स्ट्रक्चर बनाया। अब अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जैसे नदीम बेग है, उसने हुमायूं साइद के साथ फिल्म बनाई है 2-3, पंजाब नहीं चाहूंगी, ही इज अ गुड डायरेक्टर, ठीक है, अच्छा डायरेक्टर है, ठीक है ना। फिर नबील कुरैशी, नामालूम अफराद वाला, एक्टर इन लॉ वाला, अभी उसकी बहुत अच्छी थी। अभी उसकी कायदे आजम वाली फिल्म आ रही है, जिसमें मायरा खान और फाद मुस्तफा है। अच्छा, हाँ, अच्छी। तो अब फिर उसके बाद ये आसिम आए, क्या बोलते हैं, केक का डायरेक्टर, ठीक है ना। अब उसके लाल बाद कबूतर वाला कौन है? लाल कबूतर वाले का मैं नाम भूल गया, तो आई नो। अभी हमें ना किसी ने मैसेज किया था कि हम उसको भी ले आए। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं इतना। नहीं, उसको लेकर है। हाँ, मैं तो बोलूंगा उसके राइटर को भी बुलाए। राइटर इज वेरी कमाल खान, डायरेक्टेड बाय कमाल खान, रिटन बाय अली अब्बास नकवी। अली नकवी ये वो है, अली अब्बास राइटर, कराची यूनिवर्सिटी के। वो जो थोड़े से बल्कि उसका यॉर्कर भी में था। नहीं, अली नकवी उसमें हाँ, अली अब्बास नकवी यॉर्कर में जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं ना, वो यॉर्कर में भी है। अच्छा, इज वेरी यंग बॉय, मतलब ही इज 32-33। आई थिंक तीली में भी इसका काम था। हाँ, तीली में बहुत लिखा है इन्होंने, अली भाई ने बहुत लिखा है। नकवी ब्रदर्स जो थे ना, आई थिंक दे आर नॉट ब्रदर्स बट दोनों दे आर ब्रदर्स, आई थिंक दे आर ब्रदर्स। अच्छा, ओके, आई थिंक दे आर ब्रदर्स। अच्छा, अली अब्बास ने तो अब तो ये वाला अब आ गया। लेकिन सीन ये है कि अब जैसे लाल कबूतर एक फिल्म बनी,
ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। अब तो इससे भी एक कम दिनों का लाल कबूतर वाज द फर्स्ट फिल्म जिन्होंने 36 डेज के अंदर पूरी फिल्म रैप कर दी, पूरी फिल्म रैप कर दी शूट करके। ठीक है, तो अब बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मैं एक एक कर, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, एक तो आपकी मोटे मोटे एक टीम, दूसरा एक राइटिंग। मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए है ना, तो मुझे राइटिंग भी ऐसी ही करनी है जो उस 1 करोड़ को जस्टिफाइड कर दे। मैं राइटिंग अगर करूं ईटी जैसी और मैं बोलूं कि पैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपए, तो ईटी की जगह फिर वो जादू ही उड़ेगा। सही है ना? सही। तो वो अलग बात है कि भाई आपको स्मार्ट चीजें करनी पड़ेंगी, आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके लिए योगा ये है कि आप जितने से ज्यादा हम मेरा शॉर्ट फिल्म बनाने का मकसद ही ये था, क्योंकि इन दी एंड मुझे शॉर्ट फिल्म मैं बना इसी वजह से रहा हूँ कि मैं अपने आप को तैयार कर सकूं आफ्टर 5 ईयर कि मैं एक फीचर फिल्म बना सकूं। उस प्रोसेस में इतना इन्वॉल्व हो जाऊं और उस प्रोसेस को इतना तेज कर लूं और उसमें इतना अच्छा कर लूं, और उसी टीम की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 से 3 टीमें बनाऊं या 1 से 2 टीमें कि जिसके साथ मैं काम करता रहूं। ये हम लियो वाली बात है जो तुम मार्वल वाली जो बात कह रहे थे कि उनकी हर फिल्म पे प्रोडक्शन टीम एक ही रहती है। हाँ, अच्छा, कि वो आप कि जब आप उस बड़े प्रोजेक्ट पे जाएं तो मुझे मैं उनके साथ ऑलरेडी सिंक्रोनाइज हूँ। ठीक है, और दूसरा मैं इतना स्मार्ट हो चुका हूँ कि क्योंकि मुझे आप पता हो क्या इस टाइम फ्रेम में इस पैसों को इस तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है ना? तो जब भी मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट फिल्मों की फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो नहीं बन पा रही बिकॉज फाइनेंशियल थिंक पैसा खर्च होता है और आपको बिल्कुल हर चीज है, लेकिन मैं उस प्रोसेस से अपने आपको बार बार गुजारना चाह रहा हूँ। अभी मैं तीसरी फिल्म पे काम कर रहा हूँ कि हाँ यार उसमें, और कि फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग मेरा म्यूजिक भी बने जैसे फिल्म पे बनता है। सुबह बखैर का भी मैंने म्यूजिक बनवाया था, स्कोर पूरा बनवाया था। थी एक कमरे में शूट थी, एक कैरेक्टर के ऊपर थी, कोई इतनी अच्छी फिल्म नहीं है, लेकिन मैं उस पर इसलिए प्राउड हूँ कि मैंने उसकी एक एक चीज फ्रॉम स्क्रैच की, मैंने कुछ भी गूगल से नहीं उठाया था, या मैंने प्रॉपर डीओपी रखा, मैंने प्रॉपर स्क्रीन प्ले बनाया, मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाया। ठीक है, मैंने उसको उस प्रॉपर फिल्म के सिनेरियो में उस फिल्म को उतारा। तो अच्छा, इस सब में मुनीब आदिल का टारगेट क्या है कि फीचर फिल्म डायरेक्शन? अच्छा, ठीक है, तो ये सारी ट्रेनिंग और ये सब कुछ जो है एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब कुछ उस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन पे जा रही है कि आई वांट टू मेक अ फीचर फिल्म आफ्टर 2-3 इयर्स। सही है, मुझे वो 2-3 साल बाद अपनी फिल्म बनानी है। और क्या आई गेस ये हो सकता है थोड़ा प्रीमेच्योर भी हो ये सवाल, लेकिन क्या फिल्म का सोचा हुआ है कि किस चीज पे होगी? हाँ। अच्छा, ये भी सोचा हुआ है। दो फिल्में मैंने सोची हुई, जिसमें से एक फिल्म का तो ऑलमोस्ट पहला ड्राफ्ट तैयार भी है। ओके। तो अच्छा, और एक और जो मैं एक सवाल इसमें पूछना चाह रहा था बिफोर अगली बात हो, वो ये था कि फंडिंग की इनकंसिस्टेंसी और फंडिंग में टोपियां जो हैं, वो कितना बड़ा हर्डल है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, या वो इतना बड़ा नहीं है? अच्छा अली भाई, बहुत बड़ा। अच्छा। लेकिन बहुत बड़ा है फंडिंग का। असल में यहाँ पे अब साफ सी बात है, हमारे पास प्रोड्यूसर्स नहीं है ना। हमारे पास प्रोड्यूसर्स के नाम पे चैनल्स हैं। ठीक है, ठीक है, और चैनल्स कुछ लोगों के साथ काम करता है, ARY कुछ लोगों के साथ मिलकर फिल्में बनाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, हम कुछ लोगों के साथ मिलकर चैनल फिल्में बनाते हैं, और ISPR भी कुछ लोगों के साथ ISPR भी फिल्में बनाते हैं। ठीक है, बात वो भी अब कुछ लिमिटेड ही लोगों के साथ। अब जब वो ग्राउंड लेवल पे जब आप आते हैं ना कि प्रॉपर प्रोड्यूसर्स के काम क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता कौन है, प्रोड्यूसर होता कौन है, करता क्या है, और प्रोड्यूसर होता कौन है, तो हमारे यहाँ पे सीन है इन्वेस्टर का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, आपने बोला कि यार ये मैं आपको किसी तरीके से पूरा मंजन बेचूं और आपको समझ में आ जाए और आपके पास 5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए पड़े हैं। ठीक है, 5 करोड़ रुपए आपके पास खर्च करने के लिए पड़े, मैं आपको पूरा प्लान बना के दूं, हर चीज दूं,
आप आपसे बोलूंगे भाई साल में आपके 5 करोड़, आप बोलेंगे मुझे क्या मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ घंटा कुछ नहीं मुझे, ठीक है ना, हाँ, साफ अच्छा सी बात है, प्लान क्योंकि है। हाँ अच्छा वो बोलेगा चलो, लेकिन मैं उसके बदले आपको क्या दे रहा हूँ, आप रेड कारपेट पे चलेंगे सर, आपके इर्द गिर्द आपकी फिल्म की हीरोइंस होंगी सर, ठीक है ना, आपका नाम होगा, ये अगर आपकी कोई कंपनी है तो उस कंपनी के हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इस तरह की चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स को रिटर्न आउट बहुत कम मिलता है इंडिविजुअल रिटर्न, क्योंकि सिनेमा ही सारे पैसे 70% ऑफ द रेवेन्यू आपका फिल्म का सिनेमा ले लेता है, 70%? हाँ 60 to 70% और एक ये टिकट का। ग्लोबली भी ऐसा ही होता है या हमारे यहाँ ज्यादा है? हम चोर के बच्चे हैं, अच्छा। हमारे यहाँ होता सही है। सही, मुझे लगा शायद। नहीं 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 नहीं, ग्लोबल ग्लोबल तो हमारे 700 रुपये का टिकट है, उसका आप 70 मतलब समझ लें 6-6.5 630 रुपए हम्म, सिनेमा रख लेता है, ठीक है, और 70 रुपए के अंदर फिर वो डिवाइड होते जाते हैं पैसे, डिस्ट्रीब्यूटर रखता है, फिर ये रखता है वो रखता है, तो एंड में प्रोड्यूसर के पास वही 10-20 रुपए पर टिकट आ पर रहे हैं, टिकट तो आपको अगर 5 करोड़ पूरे करने हैं तो वो तो पता तो नहीं आपको कितने। 25 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा, तो आपके 5 करोड़ पूरे होंगे। जब आपका ऐसा इवेंट ब्रेक होगा तो कौन आएगा। हाँ, और यही फिर मसले, और हमारे यहाँ वो है मतलब लीगली तो आप किसी को कह नहीं सकते कि भाई तुमने कह नहीं मुझे ये सकते। पैसे देने हैं, मेरे पैसे पूरे करो। बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो हैं, एक्टर्स जो हैं, उनके ये मसले हैं, उनका अमाउंट बड़ा होता है कि भाई मेरे 20 लाख फंसे हुए हैं, हाँ लेकिन फंसे हुए होते हैं पैसे। फंसे हुए, तो वो हमारे यही वाली बात है ना, तो अब जब इन्वेस्टर आता है वो तो ये सोच के आता है कि भाई मैं 5 करोड़ का लगा रहा हूँ, ठीक है, अब जब वो फिल्म बनना शुरू होती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वही कि हम स्मार्ट नहीं है, हमारे हम्म डिसीजन स्मार्ट नहीं होते, हमारी टीम अगर नई टीम है या कुछ है जिन्होंने पहले फिल्म नहीं बनाई है, हम्म या उस टीम के अंदर चलो कुछ फिल्म वाले थे या कुछ अलग थे, तो होता है कि फजूल की स्पेंडिंग होना शुरू हो जाती है, पैसे खर्च होना शुरू, बजट ठीक है, आया। और बजट ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं, पैसे खर्च होना फजूल में खर्च होना शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे ना घेरने के लिए हाइपोथेटिकली बजट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, कि अभी तो इससे पैसे आ जाए ना, हाँ, तब तक हम दूसरे कर लेंगे, वो जब तक दूसरों की बारी आती है उसके पैसे खर्च हो चुके होते हैं और आपकी फिल्म लटक चुकी होती फिर है, लटक जाती है। फिर वो लटक जाती है, तो फिर ये सारे वही सही। सारी बातें स्मार्ट डिसीजन। अब मुझे पता है दोपहर के अंदर अगर मैं अपने क्रू को बिरयानी खिलाऊंगा तो वो सोएंगे भाई, हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि चावल खाने के बाद नींद आती है, ठीक है, अब अगर मैं अपने क्रू को दाल रोटी अगर रोटी खिलाऊंगा तो वो एक्टिव रहेंगे, हम्म तो लेकिन हमारे तो खिलाई बिरयानी जाती है। बिरयानी। क्योंकि सबको एक फिर बिरयानी पसंद है। छोटी सी बात, लेकिन इम्पैक्ट जो है ना उसका वो एक्चुअल पैसों पे आ रहा है, मतलब पैसे जाया हो रहे हैं इस बात की वजह और से। क्यों जाया हो रहे हैं, क्योंकि जब सब सुस्त हो गए रे भाई, तो जो आपका शिफ्ट आवर बढ़ गया ना, अब सब स्लो काम करें, आप खाने के बाद से लेके और अगली शूट का 1 घंटा आप, मैं आपको लिटरली बोल सकता हूँ सेट पे जाएं, ठीक है, आप देखेंगे लाइट मैन ना बड़ा सुस्त से यूं जाएगा, लाइट लगाएगा, आर्ट वाला बड़ा यूं, डीपीआर मतलब सब सुस्त है, ठीक है ना, वाकई। क्यों, क्योंकि भाई आप सिर्फ एक इतनी सी आपकी उस पे एक पूरा 1 से 2, अगर 1 से 2 घंटे लेट हो गया तो आपकी शिफ्ट बढ़ गई ना, बिल्कुल शिफ्ट बढ़े तो पैसे बढ़े, बिल्कुल हर बिल्कुल। चीज। हम्म। अच्छा, तो तो इस सारी बात में ना जो हम मालिक की भी बात करते हैं, इन सारे डिसीजंस की बात कर रहे थे, 2017 ऑनवर्ड्स जब यूट्यूब वापस आया और मतलब उस पे यूट्यूब पे क्रिएटर्स आने लगे, फिर 1-2 साल बाद ब्रांड्स ने बहुत सीरियसली आना, मतलब पैसे खर्च हो रहे हैं ना, मतलब यूट्यूब पे तीली जैसे आउटफिट्स चल रहे हैं जो कि पूरी पूरी शॉर्ट सीरीज बना रहे हैं। तो अम, उस इंट्रोडक्शन ने तुम्हारे प्लान, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे एम्बिशंस वगैरह में कोई चेंज लाया कि तुम्हें एक ये नया एवेन्यू दिखा, या तुम्हारा फोकस इज स्टिल ऑन ट्रेडिशनल फिल्म्स और यूट्यूब अगर मतलब हॉबी के तौर पे कर नहीं लिया नहीं, तो कर लिया? बहुत 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 ज्यादा मतलब खास तौर पे ये लास्ट के 2 साल बहुत ज्यादा है, हम्म नॉट के पैसे के उस पे, हम्म लेकिन एक मुझे एक और एक ऐसी जगह मिल गई, ठीक है, कि जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ यार फिल्म के लिए आई डोंट हैव टू
मुझे सिनेमा की जरूरत नहीं है। ये मुझे एक चीज समझ में आ गई, फिल्म के लिए आई डोंट नीड अ सिनेमा, ठीक है ना। हाँ, अगर मुझे इस दौर में चलना है, अगर मुझे उस ट्रेडिशन मेथड भी चलना है कि नहीं यार मुझे सिनेमा में ही रिलीज करनी है, मुझे यही ऑब्वियसली हर किसी का, मेरा भी ड्रीम है मेरी फिल्म सिनेमा में चले, क्योंकि इन दी एंड सही। वही एक आपका मेडल है, हाँ सिनेमा पे फिल्म चलना इज मेडल, हाँ ठीक है ना। आप हाँ एक चैंपियनशिप जीते, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप ये दूसरे सिनेरियोस को कम नहीं कर सकते, छोड़ सकते। ये प्लेटफॉर्म्स को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं यार ये यूट्यूब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, नेटफ्लिक्स इज नॉट अ प्लेटफॉर्म, अमेजोन फिल्म के लिए दिस इज नॉट अ, भाई दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर आ गया ना मार्टिन स्कॉर्सेज़े, वो भी तो आ गया, ठीक है। उसके अब भी वो बोलता है कि यार मेरा डिसीजन इतना अच्छा नहीं था, मतलब कि नेटफ्लिक्स पे आना, लेकिन आ गया ना फिल्म आ बनाने, गया। वो दूसरी फिल्म बनाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इट्स लाइक कि आपको इसको निग्लेक्ट नहीं करना। और फिर मैंने जो एक चीज सीखी है ना कि जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने यूट्यूब के थ्रू कर लूँ, कि मैं कम से कम वो ऑडियंस एक जनरेट कर लूँ जो हेल्प आउट कर सके मेरी फीचर फिल्म पर, ठीक है। अगर मेरे फिल्म देखने वाला 3 साल मेरी शॉर्ट फिल्म में देख रहा है, ठीक है, तो जब मैं उसको अनाउंस करूंगा कि ब्रो मेरी फीचर फिल्म आ रही है इस प्लेटफॉर्म पे या सिनेमा में, तो बोलेगा मैं तो देखूंगा, क्योंकि मैं तो इस 3 साल के इसके प्रोसेस में इसके साथ था, इस जर्नी में मैं साथ, तो मैंने देखा है कि इसने कैसे कैसे फिल्में बनाई हैं, तो मैं देखना चाहूंगा कि वो इसने अब क्या, मतलब जो इसका ड्रीम था वो ड्रीम कैसा है, सही। ठीक है ना। तो ये चीज मुझे बहुत, कि रादर देन कि मैं एक बिल्कुल अननोन ऑडियंस के सामने अपनी फिल्म पेश कर दूं जिनको कुछ, या मैं अपनी ऑडियंस को अपने तरीके से ट्रेन करता करता, चाहे वो 10 लोग हों, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 10 लोग हों, लेकिन वो उस प्रोसेस में मेरे साथ हो, वो ट्रेंड हो, कि जब मैं उनके सामने वो फिल्म रखूं तो वो 10 लोग उनकी एक फेमिलियरिटी हो उसके साथ, उस बंदे के उनके ऊपर वो साथ, कहीं उसके ना कहीं स्टाइल के इम्पैक्ट साथ। हो। एग्जैक्टली exactly. तो नहीं, ये आइडिया जब हमने ये एक बहुत छोटे एस्पेक्ट में मैंने भी ये आइडिया लगाया था, जब ये पॉडकास्ट वगैरह यूट्यूब पे करना शुरू किया, तो जाहिर है 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे की वीडियो देखना पाकिस्तानियों के लिए एक बिल्कुल नया और मुश्किल कॉन्सेप्ट था। बहुत तो मुश्किल। उसके लिए फिर मैंने वो एक छोटी एक एक्सपेरिमेंटल एक सीरीज भी की थी TPR10 के नाम से, जिसमें मैंने कहा कि मैं 10 लोग लाऊंगा, 10 मिनट, अबाउट 10 सवाल, ताकि वो हाँ, ज्यादा एक्सेसिबल हो। फिर जब वो बंदा आगे एक फुल पॉडकास्ट में आए, तो आपको पता है कि भाई मुझे इस बंदे में इंटरेस्ट है, ये बात अच्छी करता है, अब मैं ये पूरा देखने के लिए रेडी हूँ। तो अब बिल्कुल ये तुम्हारी बात मुझे भी समझ आ रही है। हाँ कि वो और फिर दूसरा साफ सी बात है कि मैं इस ऑडियंस को, अब मैंने पूरी दुनिया में देखा है क्राउड फंडिंग पे फिल्म्स बनती हैं, बड़ी बड़ी फिल्में क्राउड फंडिंग पे बनी है। तो अगर मैं उस प्रोसेस में अपने ऑडियंस को अपने साथ रखता हूँ, ठीक है, तो आफ्टर अ टाइम अगर ये जो फाइनेंशियल इश्यूज की आपने बात बोली कि सेटबैक्स आते हैं, ठीक है, अगर कोई मेरे पास एक सेटबैक आता है, तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस वहां पे है जो मुझे क्राउड फंड कर सकती है, क्योंकि उनको मुझ पे इतना ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट कैसे है, क्योंकि मैंने उनको पीछे इतना सारा हाँ कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो एक वो वाली बात भी ये मैंने लास्ट ईयर ये चीज सीखी कि जो मेरे ख्याल से क्लब हाउस पे भी उस दिन मैं आपसे बात कर रहा था, पेट्रियन और वो सारी उस पर, कि ये जो क्राउड फंडिंग वाली चीज है, मैंने देखा बड़ी बड़ी फिल्म, बहुत सारी ऐसी फिल्में जो क्राउड फंडिंग पे बनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बना लूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, या हाँ कि हाँ, नहीं ये वाली ऐसा बातें जो तो है नहीं। ना, ये हाँ इज्जत को खतरे में लाने वाली बातें, हाँ, ये वो लोग ये करते हैं जिनके पास बहुत अवेलेबल सहूलियात मौजूद होती हैं। एक एक ये भी तो है ना कि भाई जब हाँ, आप स्ट्रगल कर रहे हो कि इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती या फ्रेमवर्क ही नहीं है, तो मैं बैठा रहूं कि सिनेमा में फिल्म नहीं बनेगी तो मैं हाँ, फिल्म ही नहीं बना रहा। मैं फिल्म ही नहीं बनाऊंगा। तो ये तो, हाँ और दूसरा ये कि हम असल में ना हमारे एक ऐसा माइंडसेट बना दिया गया हर चीज को, चाहे फिल्मों किसी भी चीज को, मेरा हर किसी का एक होता है कि मैं एक ही बंदे की जेब खाली कर दूं, हम्म चाहे बिजनेस हो कुछ भी हो, हम्म मैं उसको उसको निचोड़ लूं। ओ भाई क्यों निचोड़, उसके बदले में आप उसको क्या दे रहे हो, कुछ भी नहीं, हम्म। सिर्फ बातें, और और उसको फिर निचोड़ना क्यों, जब वो निचोड़ने पे राजी नहीं है तो वो बंदा गलत है, वो वो तो बंदा बंदा ऐसा गलत ही है, नहीं है, उसको तो समझ सही ही है ना। नहीं है ये वो। अब अगर आप एक छोटा सा मॉडल लगा लें,
एक शॉर्ट फिल्म, छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनती है 1 लाख रुपए में, ठीक है। मैं रादर देन किसी एक बंदे से अपने ₹1,00,000 खर्च करूं या किसी के ₹1,00,000 खर्च करूं, हाँ ठीक है। मैं बोलता हूँ चलो मैंने अपने ₹50,000 मेरे थे, मैंने ₹50,000 की मेरे पास, अब मैं 50,000 में फिल्म नहीं बना सकता, ₹1,00,000 चाहिए, ठीक है। मेरे पास मैंने एक ऑडियंस जनरेट की हुई पिछली 2 फिल्मों से। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ₹50-50 मुझे यार कर दो, और तुम सारे प्रोड्यूसर हो, इस फिल्म का सबसे पहले एक्सेस तुम्हारे पास होगा और तुम सबके क्रेडेंशियल्स में नाम चल होंगे। हाँ एक ₹50 में एक फिल्म पे आपके नाम चल रहे हैं, ठीक है, और आप प्रोड्यूसर के, आप प्राउडली किसी को भी बोल सकते हो भाई मेरी फिल्म हाँ हाँ मैंने मैं उस डायरेक्टली तो इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। हाँ सही है, विच इज तो ट्रू। ₹50 क्या है, ठीक है। और वो करेगा अगर वो मुझसे कनेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पहले दिन ही उससे बोलूं कि मुझे ₹50 दो, वो तो बोलेगा नहीं, हम तो भीख मांगने वाले को भी नहीं देते। लेटे अब बोले 2-3 मरतबे सिग्नल से गुजरेंगे नहीं, तीसरी बार दूंगा हाँ जब मैं उसको बोला, तो ये वाली बात है ना कि नहीं मेक सेंस आपको यार। तो वही वाली कि क्राउड फंडिंग इज लाइक कि हाँ, अगर मेरे पास कभी वो सेटबैक आता है तो मुझे पता है यार मेरे पास वो एक ऑडियंस बनी हुई है पीछे, कि जिनसे अगर मैं हेल्प मांगना चाहूँ तो वो आई मुझे वुड मिल से कि मतलब ज़ाहिर है डिसीजन तो तुम अपनी प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे ही लो, लेकिन क्राउड फंडिंग की जो अपॉर्च्युनिटी है वो ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेटबैक के टाइम पे उसको कंसिडर किया जाए। मतलब शुरू से भी उसके साथ एक प्लान बनाया जा सकता है कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, कि अगर कि ये गोल आप हिट हो गया शुरू से ही मतलब कि भाई हमारा ये फंडिंग का गोल है और अगर ये गोल हिट हो गया तो हम ये फ़िल्म बना सकते हैं, नहीं हुआ तो पैसे वापस। वो किकस्टार्टर वगैरह में इस तरह की चीज़ें हाँ, होती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल, लेकिन हाँ, बिल्कुल अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी, लेकिन एक वो होता है ना कि, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना लगे वही पाकिस्तानी के लोग बोलेंगे यार ये भी ज़रदारी निकला। सही बात है, ऐसा लेके सही बात ऐसा है। लेके भाग हाँ, गया। हम ऐसी बातें नहीं करते ये लोग कहते हैं तो लोग कहते हैं ये। तुम ऐसी हरकतें करो ही नहीं कि तुम्हारा नाम लिया हाँ, अच्छा जाए। स्पीकिंग ऑफ ऑनलाइन स्पेस और कंटेंट क्रिएशन और ये वो एक आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ इरफान जुनेजो तुम दोनों ने एक शो भी किया था जो भी के नाम से जो कि जी, जी। कुछ अर्से चला काफ़ी अभी भी उसके तुम्हारे जितने भी तुम लोग Q&As करते हो इरफान करता है तुम करते हो लोग कहते हैं कि भाई वो क्यों ख़त्म हो गया कब वापस आएगा इस तरह की बात है तो ज़रा उसके बारे में मुझे बताओ कि ये आइडिया एक तो आया कैसे तुम लोगों के पास वो एक्सपीरियंस कैसा था बिकॉज़ दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू फ़िल्म मेकिंग और हुँ, शॉर्ट फ़िल्म्स एट ऑल। हुँ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो वो क्या सीन था? तो अच्छा सीन ऐसा था कि एक दिन मेरा दोस्त, हम लोग कुछ दोस्त बैठे हुए थे, इरफान वगैरह नहीं, अलग दोस्त थे मेरे जो ओके, इंडस्ट्री के थे। ओके। तो उसमें से एक दोस्त था, वो एक एजेंसी में काम करता का प्रोड्यूसर था, और वो लोग एक शो बनाते थे चाय सुट्टा के नाम से। हुँ, वो कुछ अरसे चला था जिसमें ये आई थिंक हसाम वगैरह भी थे, ये ओके, मतलब ओके। कुछ कॉमेडी चाय सुट्टा के नाम से। तो वो बनाते थे और मैं उसको बोला था अबे क्या शिट कंटेंट बना रहा है मतलब तुम मतलब यार तुम छोड़ो ना ये क्या बना रहे हो ना। तो और सिर्फ मैं नहीं, हम सारे दोस्त उस बेचारे के ना अबे जाओ। और मैंने कहा यार कहीं इनकी केमिस्ट्री नहीं दिख रही, कोई कुछ नहीं दिख रहा, क्या ये तुम लोग। और वो बता रहा था अबे ये लोग मतलब 6-6 घंटे हम लोग बैठे रहते हैं शूट पे टेक चल रहा होता है, क्योंकि जो जो लोग जिनके साथ वो लोग कर रहे थे दे आर मोर इनटू स्केचेस वाला थिंग अच्छा, ना। अच्छा। तो बोले थे कि इनको, और जो हम बनाना चाह रहे हैं इनके साथ वो मैच नहीं हो रहा, हाँ, वो फॉर्मेट ही अलग लाइन है। पे फॉर्मेट ही अलग है। और ये लोग हमेशा उसको स्केचेस, हम चाह रहे हैं कि वो वन टेक चीज हो या बिल्कुल ही। तो मैंने कहा यार हम लोग उस पे उसकी ना बेचारी की बेइज्जती कर रहे थे, और वो अबे ये नहीं वो नहीं वो नहीं, और वो डिफेंड किया जाता। तो मैंने उसको बोला अबे इससे अच्छा तो मैं और इरफान बोल लेते हैं। हुँ, इरफान उस वक़्त अपने यूट्यूब चला रहा था। कुछ अर्सा हो गया था उसको, 6-8 महीने हो गए थे, साल भर। सही, हाँ। तो इरफान का सही था। आई थिंक हाँ, नोकिया वगैरह वो कर चुका था या करने वाला था कुछ ऐसे। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये तो जो भी वाला शो जो है ये वो बहुत शुरू में ही आ गया उसी था। दौर के शुरू में ही हाँ, आ गया था। इरफान की पीएसएल से पहले-पहले का था। हाँ, तो उसने बोला अच्छा तो तुम लोग बना दो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। अब मेरे दिमाग, अब सुबह हो गई, हम घर चले गए, सो गए, उठ गए।
उसका मेरे पास कॉल है, बोलता है हाँ भाई कब बना के भेज रहे हो पायलट। अच्छा। मैंने कहा तू तू सीरियस है बाकी? बोलता है हाँ मैं सीरियस था, तुमने बड़ी बातें करी थी ना। तो मतलब मैं तो बहुत तमीज के लहजे में कह रहा हूँ, सही उसे सही। तो गालियों के साथ हाँ हाँ, मेरे दिमाग में वही चल रहा था। हाँ मैंने कहा अच्छा, मैं कहा चल ठीक है मुझे जुनेजो से बात करने दे। मैंने जुनेजो से बात की, जुनेजो ने बोला हाँ कर लेते हैं। तो मतलब ऐसे ट्रैवल के लिए सही है। मैंने कहा ठीक है, हमने किया। और इरफान के घर हम नाइट स्टे कर रहे थे, हमने इसी तरीके से कैमरा लगाया, इरफान के बेड के ऊपर बैठे और हमने बात करना शुरू की। और हमने कोई एक टॉपिक उठाया और उसमें हमने बातें की और तफरीह की, और शूट करके हमने उसी वक्त एडिट किया, उसको ईमेल कर दिया, भेज दिया। और कोई अच्छा नहीं था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वो लोग उड़ गए। वो लोग बोलते यार ये क्या चाय चीज है, यही तो हम चाह रहे थे ये। अच्छा, क्योंकि सारा सीन ये था कि मेरे इरफान की केमिस्ट्री थी, क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं, ठीक है। हम मुझे पता है वो क्या बोलने वाला है, मुझे पता है वो क्या सोचता है, किस तरह सही से सही। हाँ सोचता हाँ है। हाँ हाँ। और वो लोग वही चीज देख रहे थे। दे सेट अप अ मीटिंग, वो एजेंसी थी क्यूब नाम था इस एजेंसी का। तो वो दोस्त उसका प्रोड्यूसर था, उसने अपने बॉसेस के साथ मिलकर मीटिंग की। उनका भी एक आइडिया था कि वो जो भी एक टीवी, जो भी शो इज पार्ट ऑफ जो भी टीवी, अच्छा अच्छा। वो जो भी टीवी था जिसपे बहुत सारे शोज आने थे, ठीक है ना, अलग अलग फॉर्मेट्स की, जिसपे 2 फॉर्मेट्स पे आए भी। एक हमारा शो था, एक कुकिंग शो आया था, और एक और ड्रोन कराची आया था। तो 2-3 शोज आए थे उसमें। तो हमें बड़ा टाइट लगा कि यार ये तो गुड सीन है, सही है ना। और हम भी कुछ ऐसे ही चाह रहे थे, और हमारे आइडियाज उनके आइडियाज कहीं ना कहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनके पास वो पावर थी एग्जीक्यूट करने की, उनके पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी कि वो हमारे आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकें। और क्योंकि हम लोग तो बोला यार गुड सीन है, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद जो भी शो, ठीक है ना। तो हमने बोला ठीक है। उन्होंने सेट वेट बनाया अपनी, और शुरू में हमने घर वर से किया, फिर उन्होंने सेट बनाया प्रॉपर, उन्होंने टीम एक हायर की जस्ट फॉर द जो भी, ठीक है। तो मैं इरफान जाते थे, वी जस्ट टॉक, ठीक है ना। और मेरा इरफान का यही आइडिया था कि यार हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमें लगता है जो हमें करनी चाहिए, सही है ना। हमें मॉर्निंग शो नहीं करना, सही है ना। ठीक है ना। मेरे उम्र के मसले, अभी मेरे लड़कों के मसले मसाइल ये हैं कि उनको अभी बच्ची छोड़ के जा रही है, बताओ कि नहीं जा सकती, या उसका ये छोड़ के चली गई है। अब उसको बताना है कि भाई तू बिला वजह तूने पैसा खर्च किया इंक्लूडिंग मी, सही है, ये वापस नहीं आने वाला। सही है ना। वो सीन उस वक्त तक हो चुका था। वो सीन जो भी के बीच में ही हुआ, एंड पे गया। ठीक है ठीक है। सही है ना। जो भी के बीच में ही वो सारा कुछ, वो खातून जो भी से पहले वो खातून मेरी जिंदगी में आई, हाँ, वो जो भी तक थी, और जो भी जैसे खत्म हो वो भी जा चुकी थी। सही सही, ठीक है ठीक है। हम लोग करना शुरू किया, बहुत सारे रिस्पॉन्स आए। फिर ऐसा हुआ था कि मैं अपनी फिल्म, क्योंकि मैं उस वक्त ये फिल्म कर रहा था, फीचर फिल्म सारा शरोज वाली, उसकी प्री प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी थी और वो शूट पे जा रही थी, ठीक है। तो ये मेरे सीनियर और इरफान का PSL हो गया था। तो इरफान का यूट्यूब चैनल जस्ट टुक अ फ्लाइट, मतलब वो सातवें आसमान तक चला गया था। एवरीवन वांट्स इरफान जुनेजो, ठीक है ना। और वो PSL कर रहा था, और उसकी जिंदगी का वो सबसे एग्जॉस्ट वाला टाइम चल रहा था, ठीक है ना। उसका तो ये हो गया था कि वो सरखेल ने भी शायद बताया हो कि वो हर सैटरडे संडे को आता था कराची, अपनी क्लास लेता था, क्योंकि उसका MBA भी चल रहा था। वो उसने भी MBA पे छोड़ा, और वो फिर संडे की रात को या मंडे मॉर्निंग को दोबारा फ्लाइट लेके दुबई जाता था, ठीक है। और फिर रोज रेगुलर व्लॉग्स बनाना और ये सब कुछ करना होता था। तो वो बड़ा, और बीच में जो भी करना है, क्योंकि जो भी मैं अकेला नहीं, मैं इरफान कर रहा है, तो वो बहुत ना रिबॉटिक होता, क्योंकि फिर मेरी भी शूट्स चल रही, इरफान का भी, ये तो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और फिर हमारे कुछ ऐसे कमिटमेंट्स थी एजेंसी, मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ, कि जो उनके एंड से पूरी नहीं हो रही थी, ओके, ठीक है।
तो और क्योंकि वो अच्छे दोस्त बन गए थे हर चीज, तो हमने बोला इससे पहले कि वो चीजें इतनी बड़ी हो जाएं कि फड्डे हो जाए। हम लोग के फड्डे हो जाएं और फिर मसले मसाइल हो, हम्म। हम खामोशी से कर, उनको भी समझ में आ गया था, ठीक है, कि यार अब हम इनको कोई और मंजर नहीं भेज सकते, ठीक है ना, और हमें भी पता चल गया था कि यार हम इसे अब और नहीं चला सकते, हाँ, खुद भी ठीक है मतलब ना। तुम्हारे अपने भी को कमिटमेंट्स इतने हो गए थे। हमारे इतने कमिटमेंट्स हो गए थे और इतने कि हमने बोला कि यार हम भी नहीं चला सकते, और अभी जो भी उस शो, खाली मैं उस शो की बात कर रहा हूँ, वो अपने उस पीक पे था कि हमने बोला कि यार अब, क्योंकि मैं आपको लिटरली सही बात बताऊं, लोगों को पता, हमने एक दिन में 8-8 एपिसोड किए रिकॉर्ड, ठीक है, 8-8 9-9 एपिसोड किए, और हमें पता है हमने कैसे, बस बैठते थे बोलना शुरू कर देते थे, और जो डीपी बोला उसको बोला कट, कट, दूसरा टॉपिक कट कट। तो हमने बोला यार ये तो करना ही नहीं था ना, ये तो कभी भी शुरू से हमने करने, ये तो जो भी का एसेंस ही चला गया, इट्स नॉट मोर लाइक मतलब क्या, फैक्ट्री वाला सीन हो गया बस। फैक्ट्री वाला सीन हो गया यार, ये तो हम जो भी कि हमें पता है यार सैटरडे, थर्सडे और सैटरडे को रिलीज होगी एपिसोड, या फ्राइडे या संडे को रिलीज होगी, उसके लिए कंटेंट चाहिए, ये तो मतलब अब जिम्मेदारी बनती जा रही है, और वो जिम्मेदारी जिसको हम अच्छे तरीके से भी नहीं निभा सकते, क्योंकि हमारी अपने कमिटमेंट इश्यूज मेक इतने हैं। सेंस, मेक सेंस, हाँ। तो हम लोग उनको भी, एजेंसी को भी समझ में आ गया था, अपने उनका अपना पार्ट समझ में आ गया था, हमें अपना पार्ट समझ में आ गया था, हम बगैर बताए, मतलब बगैर लिटरली डिस्कस किए, वी जस्ट लेफ्ट, ठीक है ना, वो एक दो ग्रुप में बात हुई, और वो मतलब थोड़े दिन, और हम निकल गए, हमने ऑडियंस को ना कोई गुड बाय कहा, ना कभी कुछ कहा, क्योंकि हमें लगता था कि पता नहीं, मतलब मुझे तो आज भी क्योंकि जितनी भी पहचान है मेरी, वो जो भी से ज्यादा, और फिर इरफान की वजह से है कि मैं इरफान का दोस्त और जो भी करता था, तो इंडियन इस डिजिटल वाली कम्युनिटी बनाने में जो भी प्लेड अ वेरी मच रोल इन माय लाइफ, और मतलब उसकी वजह से आज मैं जो डिजिटल दुनिया में जो छोटा मोटा हूँ, वो जो भी की वजह से, जो मेरा तो स्पीकिंग वो ऑफ, होता है ना कि हाँ, स्पीकिंग ऑफ ये खुदा डिजिटल वाली दुनिया, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में हो, तुम बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हो, और तुमने उसके मसले मसाइल काफ़ी पर्सनली भी देखे हैं और जान पहचान के थ्रू भी मिल गए। डिजिटल वाली जो स्पेस है वीडियो कंटेंट क्रिएशन वाली, दैट इज़ मच न्यूअर, मतलब उसको बिल्कुल फिल्म जितना टाइम नहीं हुआ। तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट उसमें जो भी के हद तक रही है, इरफान के साथ तुमने प्रोजेक्ट किए वहां तक तो रही है, खुद से तुमने उसको बहुत ज्यादा पर्सनली टाइम नहीं दिया, नहीं, लेकिन जितना तुमने टाइम दिया, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो मसले फिल्म मेकिंग स्पेस में तुम्हें दिखे थे, वही तुम्हें एक हद तक एक थोड़ी डिफरेंट शेप में यहाँ भी दिख रहे हैं, या इसमें वो मसले आ ही नहीं सकते? नहीं, वो है इधर मसले, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी अब डिक्टेटरशिप चलती है, वहां पे भी फिल्म में भी कुछ लोग आपकी फिल्म को कंट्रोल करते हैं जिनको फिल्म का नहीं पता, या तो वो बंदा होता है जिसने पैसा इन्वॉल्व किया होता है, वो बोलता है मुझे तो ऐसी ही फिल्म बना, ठीक है, और आप मजबूर होते हैं क्योंकि पैसा उसका है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ब्रांड्स आपसे वही बनवाना चाहते हैं जिनको बनवाना है। बाहर में जाए कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, बाहर में जाए कितने अच्छे क्रिएटर हैं, उनको आपसे वही चाहिए, उनको अपने नंबर्स पे, नंबर्स पे बहुत जोर है, सही ना, सही, तो वो भी नंबर, फिल्म वाला भी नंबर ही देख रहा है ना, कि भाई मुझे नंबर्स क्या है कि इन दी एंड ये फिल्म आएगी तो मुझे पैसा आना है ना, वो नंबर्स में, और यहाँ पे भी, जो कि गलत नहीं है, लेकिन असल बात ये है कि काम कराने का तरीका गलत है, ठीक है ना, उनको भी ट्रेन होना होगा कि यार आपको काम निकलवाना कैसे है, ठीक है ना, अब जाके इरफान, अब वो भी, अब देखे ना, इरफान इतना बड़ा हो गया है कि अब ब्रांड उसकी सुनता है, पहले इरफान इतना बड़ा नहीं था तो वो ब्रांड की सुनता था, ठीक है, तो जब भी आपने उसके बहुत, अब वो इतना बड़ा हो गया कि अब वो जो भी बोलता है ब्रांड बोलता है, हाँ ठीक है, क्योंकि ब्रांड को पता है ये नंबर्स हमें ला देगा, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए इरफान, उस नंबर तक पहुंचने के लिए इरफान ने बहुत कुछ ब्रांड के लिए भी सुना है, सिर्फ इरफान नहीं, बहुत सारी क्रिएटर्स ने ऐसे हैं जिन्होंने ब्रांड की सुनी है, जिनका कंटेंट देख के आप बोलते हैं यार
लेकिन उनकी जरूरत थी, वो बेचारे नहीं करते तो वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। वो अगर वो पैसा नहीं कमाते, ना सही ब्रांड बात के है, सुनते, तो आगे सही बात कैसे? फिर तो उनको ट्रेन होना पड़े, उनको भी ट्रेन होना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके। यार हमें काम कैसे निकलवाना है, हमें अपने ब्रांड को किसी से, मतलब आप हिटलर नहीं बन सकते, आप ये नहीं बन सकते कि बस पत्थर पे लकीर वाला हम्म, सीन। हम्म, फिर तो आप एम्प्लॉय रख लो ना, आप आर्टिस्ट ना रखो, फिर आप हाँ एम्प्लॉय रख लो। सही बात है, अपना डिपार्टमेंट ही खोल लो, मतलब अगर तुम्हें सिर्फ अपनी मर्जी से बनवाना है, एक बाहर से एग्जैक्टली। बंदे को लाने की जरूरत क्या है। हाँ, और क्या लेकिन इसी एक वजह से, चीज हाँ इसी वजह से ये भी हो रहा है कि जो अब वो जलालत जो है ना हमारे अंदर वाली, क्या कुछ लोग जो हम खुल कहते के हैं अली कि, भाई, खुल के मैं भी, हाँ ताकि मैं भी खुल सकूं। जो हम कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बाप भी बन जाते हैं, मतलब हाँ, कंटेंट क्रिएटर स्पेस में, क्या वो भी एक उसी तरह का रिएक्शन है? बिल्कुल अली भाई, बिल्कुल। असल में देखें, पहली बात, ये जो वर्ड है ना, अ, ये क्रिएटर्स को समझना पड़ेगा कि अपने पास से ना इन्फ्लुएंसर निकालना है। ठीक है ना? आप मुझे, आप हाँ ये आप वर्ड इट्स नॉट अ सही नाइस ना, वर्ड, हाँ। इट्स रियली नॉट अ नाइस वर्ड। ठीक है हम्म, ना? जब या तो फिर इतना अपने अंदर गट्स पैदा करो कि उस वर्ड के साथ जस्टिफाइड करो। हाँ हाँ ठीक है ना? अपनी जिंदगी को फिर इस तरीके का रोल मॉडल बना दो कि तुम उस इन्फ्लुएंसर वर्ड को जस्टिफाई कर सको। तुम हाँ क्रिएटर हो, क्रिएटर हो। हाँ ठीक है ना? और जब आप क्रिएटर हैं, ठीक है, तो एवरीवन इज क्रिएटर इन देयर ओन वे। ठीक है ना? हर किसी का अपना माइंडसेट है। तुम किसी को डिक्टेट नहीं करा सकते सिर्फ इस बुनियाद पे कि यूट्यूब तो खोलते ही हम आई हम थे, मतलब बाबूजी हाँ है वो हमारे। तो आप बाप नहीं बन सकते इसलिए कि आप 10 साल पहले आपने स्टार्ट कर दिया था, नहीं। हाँ आपको हाँ, आपको नहीं, सीनियर है आप, सीनियर आप होने का सीनियर। बहुत शौक है हमारे यहाँ सबको। हाँ भाई, तूने क्या ऐसा उखाड़ा है कि तुझे मैं सीनियर बना? और इस क्रिएशन के दौर में नोबडी इज सीनियर। ठीक है, आपका काम, कोई 10 साल का बच्चा आता है और हम्म, वो आपसे बेहतर आपका काम आपसे कर लेता है। मोमिन आप मोमिन खान व्लॉग्स अभी एक आया है ना। आए ना, आप हाँ कितने लोगों व्लॉगर्स की उसने छुट्टी करा दी, इंक्लूडिंग इरफान। हाँ इरफान हिल गया, इरफान बोला मैं, अब मैं व्लॉग, सही है ना? ठीक। हाँ अब आप और कितने कितने व्लॉगर्स की उसने छुट्टी करा दी उस बच्चे ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सबसे बेहतर काम कर रहा है, जब आप उससे कहो, कंसिस्टेंट है। उसको जाके कहो तुम कि मैं सीनियर हूँ, अब तो वो कहेगा अब भाई वो तू है। होता रहे तू सीनियर, अब मैं क्या करूँ। हमें क्या कर, अगर देखा जाए तो अपने स्किल सेट के अंदर वो सीनियर है बाकी कितने हजारों लोगों से। बिल्कुल। तो जस्ट कि आप पहले आ गए या आपने कोई चीज सेट, पायनियर बन, अबे भाई तुम कहाँ, क्यों क्या, सही है ना? मतलब और लेकिन वही वाली बात है ना कि यहाँ पे खलीफा और बाप बनने का लोगों को बहुत शौक है कि मुझे सब आता है, मुझे सब, मुझसे मशवरा क्यों नहीं? वो नहीं लोग, हाँ, एक फुप्पा होते हैं, ठीक है, हाँ मुझसे पूछते, मैं बताता खाना कहाँ से अच्छा कराना है शादी का। हाँ हाँ अरे वो मुस्लिम टेंट वाला तो मेरा दोस्त है, और जब बस, पूछ लो तो बोलते हैं वो तो कॉल ही नहीं उठाता मेरी। हाँ हाँ, मतलब अगर कोई और कुछ कर ले तो उस पे तनकीद, जब उनसे पूछो तो वो काम कभी होता ही नहीं। होता ही नहीं है, सही में। तो वो हाँ ये वाली बात तो कंटेंट अच्छा। और दूसरी मेरी बात, मतलब आई लाइक द वर्ड कम्युनिटी। ठीक है ना? सही, सही है, क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ 4-5 लोग भी मिल जाए तो वो भी कम्युनिटी होता है। ठीक है ना? लेकिन एक होती है जबरदस्ती की कम्युनिटी बना दी गई है यहाँ पे, जो हमारे मीडिया में भी है। ठीक है, और जो हमारे डिजिटल मीडिया, जिसमें फिर आ जाता है फेवरेटिज्म। ठीक है ना? जहाँ पे आपके स्किल सेट की कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पे आपके काम की कोई वैल्यू नहीं, आपके एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं, जो वहाँ पे कनेक्शन की सिर्फ वैल्यू इसलिए है। सिर्फ कनेक्शन की वैल्यू। ठीक है ना? वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी है भरपूर तरीके से कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस, कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ चैनल्स सिर्फ कुछ ही सेट ऑफ लोगों के साथ काम करेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बस वो फेवरेट है। ठीक हाँ है, हाँ आप वो आपके हैं फेवरेट और उन्होंने आपको पैसा भी कमा के दिया, मैं इससे बिल्कुल आपसे मना नहीं कर, लेकिन क्या
हमेशा वो फॉर्मूला चलता रहेगा या दूसरों, फिर तो वही वाली बात है ना, नीचे से तो आप कोई भी नहीं आ रहा। नीचे से आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने कितने, चले कुछ अब तो फिल्में बन रही है, कितने नए चेहरे देख लिए आपने, कितने नए फिल्म स्टार बना दिया आपने। सिर्फ एक मोहसिन अब्बास जो नामालूम अफराद में आया था, फवाद मुस्तफा के साथ, मोहसिन अब्बास एक आए, बाकी तो कोई भी नहीं आ रहा। बाकी तो आप कहीं ना कहीं से उठा के ड्रामा इंडस्ट्री के किसी को फिल्म में फिट करो या ऑलरेडी, बाकी तो वही लोग सर्कल चल रहा रिपीट हो जा रहा है, सर्कल चल। ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, और डिजिटल दौर जगह में भी यही है, जो इन्होंने क्रिएटर कम्युनिटी बना दी है, आओ हम तुम्हारे सुख चिंता है, हम तुम्हारे वेल विशर्स हैं, और हम उस एसोसिएशन के बापूजी हैं, सही है ना, सही है, तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। वो आप सबके लिए नहीं कर रहे, आप सिर्फ उनके लिए कह रहे हैं जो आपकी चापलूसी, जो आपके उठा रहे हैं, बिल्कुल सही है। या तो फिर आप इतने बड़े हो, जो इरफान जितने बड़े कि आप बोलो कि आप तक बात ही ना, आप तक कोई बात ही ना है। लेकिन वो जाहिर है, वो वाली बात तो बहुत थोड़े से लोगों के साथ, वो बाय डिजाइन बहुत थोड़े से डिजाइन हो गए ना, क्योंकि उन लोगों ने कभी किसी चीज से हेल्प ही नहीं ली, उन्होंने कभी उन्होंने वो सेल्फ मेड लोग हैं, और वो फिर होते भी कम है ना, मतलब वो ज्यादा हो ही नहीं सकते, वो ज्यादा हो ही नहीं सकते। हाँ, तो वो डजंट इवन अप्लाई बाकी सबके लिए। तो वो वाली बात है कि फेवरेटिज्म उधर भी चल रहा है, फेवरेटिज्म इधर भी चल रहा है, बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिटी, और या उसको सोशल सर्कल कह दो, कनेक्शंस कह दो, ठीक है। मुझे आज पता है कि मैंने अभी लास्ट प्रोजेक्ट किया था 3 महीने पहले, 2 कमर्शियल्स किए थे। मुझे पता है मैं रोज एक सोशल गैदरिंग का हिस्सा बन जाऊं, या उन लोगों में उठना बैठना शुरू कर दूं, मेरे पास रोज काम होगा। अब उसको आप फेवरेटिज्म कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं, हाँ, मतलब बात ये है कि मेरिट इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट बात, हाँ, ठीक है ना। तो वो दोनों जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मसला ये है कि माइंडसेट तो सेम है ना उसका तो वही है, एक तरीके से कॉम तो वही है, कॉम तो वही है, ठीक है ना। तो वो वैसे है कि, और डिजिटल में थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक है, वो इस वजह से, क्योंकि मुझे ये लगता है क्योंकि डिजिटल इज मोर कंसिस्टेंट देन फिल्म वाला सीन। वो तो उसके लोग भी गिने चुने, उस इंडस्ट्री के लोग भी बड़े गिने चुने, उसमें आते भी बहुत कम, मतलब बहुत गिने चुने, छोटी इंडस्ट्री है। लेकिन उससे ज्यादा ये, क्योंकि ये लोग सारे स्क्रीन्स पर आते हैं, एवरीवन मास में लोग इनको जानते हैं, ठीक है ना, और मास्टर्स में इनको जानते हैं, हर चीज करते हैं, तो इधर टॉक्सिक चीज ज्यादा है, ठीक है ना। तो बनिस्बत उसके, तो क्योंकि रैपिडली चेंज हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, नए लोग इसका हिस्सा बन रहे, पुराने जा रहे हैं, मतलब वो काफी इसमें वो है, तो ये वाला सीन। अच्छा, जो आखिरी बाकी सारी बातें तो जो मैंने पूछनी थी वो तो हमने कर ली। फिर टुवर्ड्स द एंड जो है, मैंने एक अजीब सा सवाल डाला हुआ था, जो कि व्हिच इज नॉट समथिंग दैट आई यूजुअली आस्क, नॉट द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन वो तुम्हारा, एक तो तुम लोगों को फॉलो जो मैं करता आ रहा हूँ, उसमें एक आइडिया था मुझे आइडेंटिटी के बारे में, और काजी वाले पॉडकास्ट जो मैंने सुना, फिर अगेन एवरीवन शुड चेक आउट, उसमें भी, अब मैं खुद भी कराची से हूँ, तुम लोगों का जो है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ क्या कह सकते हैं, अंडरलाइनिंग ऑफ कराची एज योर आइडेंटिटी, ठीक है, कि भाई हम, वो जो हम कराची के हम कहते हैं ना, कोई ओन नहीं करता, कोई ये नहीं, 80 साल से हम ये मसले सुनते आ रहे हैं, लेकिन और लाहौर की एक अपनी आइडेंटिटी है इस्टेब्लिश, पाकिस्तान के मेरे ख्याल सारे शहरों की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश्ड है, और कराची की आइडेंटिटी जो है वो बाहर वाले लोगों ने एस्टेब्लिश की है, जो बाहर से कराची को देख रहे हैं, उनके दिमाग में जो एक इमेज बना है, दैट बिकेम कराची का इमेज। तुम लोगों का जो है, अब आई डोंट नो अगर ये कॉन्शियस तुम लोगों की डिसीजन थी, या बस क्योंकि तुम लोग उस शहर में ही पले बड़े हो और उसकी एक्सपीरियंसेस ओन करते हो, तुम लोगों ने भी हमेशा, मतलब कहा नहीं है, लेकिन कराची इज वेरी क्लियरली योर आइडेंटिटी, और तुम लोग उसको खुशी से ओन करते हो, और उसके मतलब मसले भी तुम लोग फील करते हो, लेकिन अच्छाइयाँ भी तुम लोग रिकग्नाइज करते हो। तो
आई डोंट नो इसका मैं सवाल क्या बनाऊं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कराची को ओन करना ना इज नॉट बाय चॉइस। सही, श्योर श्योर, कराची को, ठीक है, कराची को ओन करना कोई चॉइस नहीं था, ठीक है ना, कराची खून में था, सही है ना। और असल में सीन ये था कि इस कराची के ही लोग कहते हैं ना कि कराची की अपनी आइडेंटिटी नहीं है। कराची की, अगर मुझे कोई बोले ना कि कराची को डिफाइन करना हाँ, किसी भी चीज है, तो मैं कराची को बोलूंगा डाइवर्सिटी, ठीक है। और यही कराची की आइडेंटिटी है, ठीक है, जहाँ पे 10,000 लोग, 10 करोड़ लोग, अलग लोग, हर बंदा अलग, ठीक है। और वो मतलब, और कराची आपसे खुद ओन करवाता है, ठीक है ना। कराची में रहने वाला ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मतलब मैंने कभी किसी को ये, कराची का रहने वाला कभी ये बोल दो कि यार ये, अगर मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ ना तो मैं कराची को बीट कर दूंगा, ये नहीं मैंने सुना। कराची वाला हमेशा बोलेगा मैं कहीं भी चला जाऊँ कराची को कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो और कराची आपसे खुद ओन करवाता है, चाहे वो बुरे तरीके से हो या अच्छे तरीके से, कराची खुद आपको ओन करा, क्योंकि आप रोज, मैं मतलब किसी, मैं आपको एक बताता हूँ, एक पत्र मैंने बहुत किसी किताब में पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, तो बोला कराची ना एक को अगर मैं डिफाइन कर सकूं तो ऐसा है कि दिन के टाइम ना ये वो बीवी है आपकी जो आपके सर पे खड़े होके आपको ना तंग करती है, ये करो, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और आपको एक स्ट्रेस देती है, वो एक टॉक्सिक, आप उस बीवी को छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आप उसके बगैर रह नहीं सकते, ठीक है। तो आपको सारा उससे ना, मतलब वो गुस्सा निकालती है, आप पे चीखती है, चिल्लाती है, आपको तंग करती है, हर चीज है। और रात के अंदर ना कराची आपकी एक महबूबा, एक गर्लफ्रेंड है, जिसको आप बाहों में डाल के ना एंजॉय करते हो, क्योंकि कराची का खूबसूरत शाम कहीं नहीं, ठीक है ना। ये आपको उतना सुकून देती है, उतना रिलैक्स कराती है कि आप बोलते हो कि यार अभी ये तो दिन में वही था कि जो मेरे सर में चढ़ के मुझे मार। तो उस कराची से, और आपको कराची को ओन करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरी लैंग्वेज वो है, ठीक है, मेरी है, अगर मैं अपने अंदर से कराची निकाल दूंगा, मुझे जो लगता है कि अगर मैं अपने अंदर से कराची निकाल दूंगा तो आई थिंक मेरे पास कहानियां सुनाने को ही नहीं बचेंगे, मेरे पास कुछ बनाने को नहीं बचेगा, मेरे अंदर का आर्टिस्ट ही मर जाएगा, क्योंकि जो सारी मेरे इर्द गिर्द जो इतना सब कुछ हो रहा है वो कराची की वजह से ही हो रहा है, ठीक। और इतना कुछ जो दिया है मुझे सुनाने के लिए किसी को और दिखाने के लिए एज एन आर्टिस्ट, वो कराची ने ही दिया है, ठीक है ना। वो ये वाला एक है फैक्टर कि कराची को ओन नहीं करना पड़ता, कराची आपको खुद ओन करवाता है। हाँ, क्योंकि ये ब्रो, मतलब आई डोंट नो अगर तुम लोगों ने कभी इस बारे में इतना सोचा है, मैं फिर भी एज एन आउटसाइडर देख रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैं रहता नहीं, लेकिन और जितना भी टाइम मैं रहा था पाकिस्तान में वो कराची में ही था, जबकि मेरी भी ददियाल जो है वो जब पाकिस्तान सेटल हुई तो वो लाहौर में हुई, ससुराल अब मेरी इस्लामाबाद में है, ये है वो है। बट तुम लोगों की वीडियो में ना, और इवन तुम लोगों की पर्सनैलिटी में, अप्रोच में, सब कुछ में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कराची वाइब है, जो कि कराची वाला उसको रिकग्नाइज करता है, और जो कराची से नहीं होता ना उसको भी पता चलता है कि अच्छा ये, मतलब मैं लाहौर से हूँ ना फॉर एग्जांपल, तो ये बॉयज़ जो है ना इनका एक अलग सीन है, ये लाहौर से नहीं है, कुछ और है। दे डोंट नो कि ये वाइब कराची की है, शायद उनको ना पता हो। कराची आ चुके हैं वो पहचान लेंगे कि ये एक, लेकिन तुम लोगों से पहले ना जो कराची का इमेज था दैट डिड नॉट हैव दिस वाइब, क्योंकि वो न्यूज़ थी और हालात खराबी और ये वो, दैट वाज ऑल एनीबॉडी रियलाइज्ड। लेकिन तुम लोगों में वो नेचुरली एक एक आता है टच। हाँ, वो इसलिए तो अली भाई, क्योंकि शायद खास तौर पे इरफान के बाद, मतलब क्योंकि इरफान के बाद ही फिर मैं हूँ या हमजा है, तो इरफान ने जब वो सारी चीज शुरू की ना, तो वो कराची वाली आइडेंटिटी उसके साथ क्रिएट होती रही, ठीक है ना। और वो उसे इंटेंशनली नहीं की थी, वो अनइंटेंशनली थी, क्योंकि दैट्स हाउ इरफान इज, ठीक है ना, वो है कराची का लौंडा, ठीक है ना, वो है, वो स्लैंग्स वो यूज करता है, वो है वो बंदा,
ठीक है ना। तो उसके साथ वो कराची की आइडेंटिटी भी बिल्ड होनी, जैसे जैसे इरफान की ऑडियंस मासेस में आती गई, लोगों को कराची के बारे में पता चलता गया। और क्योंकि हम लोग, वही वाली बात है कि स्ट्रीट्स पे हम लोगों ने काफी टाइम गुजारा है, ठीक है ना। इरफान की अपनी एक स्ट्रगल है रोडों की, मेरी अपनी एक स्ट्रगल है रोड पे, ठीक है। हमजा की अपनी एक स्ट्रगल है रोडों पे, हमने जो टाइम स्पेंड किया, जो हमने देखा है, कुछ एक्सपीरियंस किया, तो वो जब आप रोड पे वो इतना टाइम गुजार लेते हो ना, वो वहां से अपने एक्सपीरियंसेस ले लेते हो, तो वो आपकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है ना। और हमने बोला है, और हमारे पास, मेरे पास नहीं है बड़ी गाड़ी दिखाने को शशके वाली, मेरे पास नहीं है एक बड़ा घर शशका दिखाने वाला, मेरे पास है दिखाने को तो बन कबाब। हाँ हाँ ब्रो, वही मैं क्योंकि कह रहा हूँ, वो जो हमने वो काजीवाली, दिखाया। इसमें भी ये बात आई थी कि स्टोरी ऑफ अ कराची बर्गर जो है ना, वो सिर्फ बर्गर और खाने के बारे में नहीं है। हाँ, इट्स मोर, मतलब मच उसमें ग्रेटर देन बहुत, दिस। हाँ उसमें बहुत गहराइयां अगर इंसान ढूंढने चले जाए तो काफी, मतलब एक एक पूरा एक इकोसिस्टम उसके अंदर है और उस आपको वीडियो में। और आप देखेंगे कि सिर्फ जो बन कबाब, बर्गर, आप कहीं का भी खा लें, आपको दो ही किस्म के मिलेंगे, चिकन या बीफ, हाँ हाँ श्योर, हाँ ठीक है ना, चिकन या बीफ। अंडे वाला बर्गर आप ने वीडियो में देख लोगे, आपको बनाने वाला भी अलग दिखेगा, ठीक है, हाँ खाने वाला भी अलग दिखेगा, हर हाँ इलाके का अलग खाने वाला था, और वो बनाने का तरीका भी उसका अलग था। कोई मिर्चों के साथ देता है, कोई हाँ चटनी के साथ देता है, कोई इतना हल्का घर से बना के कबाब लाता है, कोई मतलब कोई कलेजी वाला बन कबाब दे रहा है। तो इस लाइक कि आपको वो डाइवर्सिटी दिखती है, वो खाने वालों में, वो बनाने वालों में, वो सुनाने वालों में। हाँ आपको हाँ बर्गर वाला ये बोलेगा ना, ये यस आई ओपन अ रेस्टोरेंट, इट्स वन नाइट आई मेड अ बर्गर पैटी इन माय होम, हाँ, और वो बन कबाब वाले से मुझे क्या बोलता है, भाई मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, कुछ तो सही है ना, करना था। अब कुछ तो करना था, तो मैंने हम्म, बर्गर की टिक्कियां लगाना बेचनी, क्योंकि लोग खाना तो नहीं छोड़ेंगे, सही बात। तो मैंने। और आई थिंक ये इसलिए भी, अगर ये कोई प्लान्ड अप्रोच होती ना, नॉट जस्ट ये कराची पर, तुम लोगों की जो ओवरऑल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई हमें कराची की रिप्रेजेंटेशन करनी है और आप प्लान बनाओ, तो उसका वो, इम्पैक्ट इतना नेचुरल ना होता, क्योंकि हाँ तुम लोग एग्जैक्टली, ये सोच के नहीं कर रहे कि हम इसको हाँ दिखाएंगे, ये थ्रू वट एवर यू डू ये दिख रहा है। और असल में क्योंकि हम खुद ही ऐसे हैं ना, मतलब आप, अगर मैं, वही वाली बात है कि तो फिर मैं फेक हो जाता, अगर मैं हाँ अपने आप हाँ, को इस चीज को नहीं मैन्युफैक्चर्ड हो जाता दिखाता, वो, हाँ। मैन्युफैक्चर्ड हो जाता, फेक हो जाता, मैं वो दूसरा चेहरा लोगों को दिखा रहा था जो नहीं हूँ मैं तो वही दिखाया जो मैं हूँ, और वही था जो कराची में था। तो चाहे वो फूड के हिसाब से हो, लोगों के हिसाब से हो, कहानी के हिसाब से हो, हम्म, मतलब ऐसी ऐसी कहानी है कि हम आप हिल जाते हैं, आप बोलते हैं कि यार ये क्या है, मतलब ये कहाँ पे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, मैंने आज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं रोज नीपा जाता था हम्म, सेकेंड ईयर के बाद, हाँ सेकेंड ईयर तक क्लासेस लेने, मैथ्स की या फिजिक्स की लेने जाता था। तो मैं नीपा से वापस आता था, तो एक बस चलती थी शराज, ओके, तो वो लोकल बस थी, वो कैंट तक आती थी, मैं जाता था। तो उसमें एक मर्तबा एक अंधा बैठा, हम्म, ठीक है, जो ब्लाइंड थे अंकल थे, मेरे ख्याल से सफूरा की तरफ से बैठे या समावा की तरफ से बैठे, उन्होंने पैसे दिए, ठीक है ना, टिकट वाले को। तो उन्होंने पैसे दिए, और उसके बाद टिकट वाले ने पैसे काट के, कंडक्टर ने वो पैसे दिए। तो अब वो उन्होंने नोट को हाथ में पकड़ा, और वो सूंघने लगे, उन्होंने वापस कंडक्टर को आवाज दी कि वापस, अब वो कंडक्टर उस वक्त अपने चीखने चिल्लाने में डबल ए में लगा हुआ था। तो वो फिर जब दोबारा आया, तो अंकल ने उसको कि उन्होंने जब आवाज सुनी, तो उन्होंने उस कंडक्टर को बोला कि मेरी बात तो सुनो, उसने हाँ, उसने बोला तुमने जो नोट दिया ना, ये नकली है, सही है। अब वो छोटा सा होगा कोई, अब उसे इंटेंशनली नहीं दिया था कंडक्टर ने, लेकिन उसने वो बांटने में दे दिया, कोई उसको भी चिपका के ही गया होगा कि उसने आगे दे दिया। तो वो, अब उस बंदे को कैसे पता है नकली है, उसने तो देखा तक नहीं,
लेकिन उसकी सेंस ऑफ टच और स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने बोला ये नकली है, और वो था नकली। मतलब फुल उसने कंटिन्यू डेयरडेविल और टाइप सिचुएशन अंकल कर एग्जैक्टली एक मर्तबा हम बस की छत पे बैठे रहते, मेरा दोस्त, हम लोग जा रहे थे अल आसिफ, ये भी ठीक एक कराची सिचुएशन कराची सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे जगह नहीं मिली तो हमने सीढ़ी से ऊपर चढ़ के छत पे बैठ गए। एक वेरी नॉर्मल गाय, बिल्कुल आप जैसा, मेरा जैसा बंदा, वेल सूटेड, पैंट शर्ट पहनी हुई, बैग लटका रहा, कहीं किसी ऑफिस से आ रहे हैं, ऑफिस के टाइमिंग पे शाम के 7:30-8 बजे रहे थे, और वो गाड़ी की छत पे था, हम बातें कर, मतलब मैं साथ ही बैठा था क्योंकि सब चिपक के छत पे बैठे हुए थे, तो बैठे थे, तो मेरे दोस्त ने सिगरेट निकाली और लाइटर निकाला ना, तो सिगरेट पीने के, तो हम जा रहे हैं उससे बातचीत, तो उसने बोला यार मुझे लाइटर देना, लाइटर दिया दोस्त ने, तो उसने अपने लिटरली पैंट की जेब में से एक चीज निकाली और उसने, वो थी हेरोइन, ठीक है, और उसने वहीं पे वो हेरोइन गरम की, और जो भी सीन था उसने बनाया। अब मेरे दोस्त में क्यूरियोसिटी हो गई कि एक ऐसा बंदा जिसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए हीरोइन छी, तो मीमर मस्जिद के बाहर बैठा हुआ फकीर टाइप, फकीर, हाँ गंदा, मैं स्मार्ट बंदा, एक ऑफिस जाने वाला बंदा, ये क्या पी रहा है। हमने उससे बातचीत करना शुरू किया, उसने बोला कि मैं 14 साल की उम्र से पी रहा हूँ, और फिर उसने पूरी कहानी बताई कि वो क्यों पी रहा है, किस तरीके से, क्या सीन था, और ऐसे बिल्कुल नॉर्मल था। मतलब आई थिंक 2 घंटे होने वाले हैं, और आई थिंक हम इस बात को यहाँ इख्तिताम पे लाते हैं, लेकिन आई थिंक शुरू में जब हमने ये कॉन्वर्जेशन शुरू की थी तो उसमें तुमने बताया था कि मैंने कराची की लोकल बसेस में जो सफ़र किया था तो उसमें इतनी स्टोरियां थी, ऐसे बंदे थे कि हर उस पे बन सकती है, और आखिर वो आ गई वो स्टोरीज, मतलब वो स्टोरीज आ गई। हाँ, मेरे पास बहुत कुछ है लिखने को। आई थिंक वो हम करते हैं डिस्कस, लेकिन जो मकसद था ना वो मेरा ये था कि भाई मुझे अब आपने जान लिया मुझे। हाँ आई थिंक शुरुआत एक ये बहुत सॉलिड हो गई है, क्योंकि 2 घंटे गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन हाँ अब मैं शायद ही कह सकता हूँ कि आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि मुनीब भाई हैं कौन। या गुड सीन। आई थिंक कोई ऐसी बात जो कि तुम्हें करनी थी जो कि मैंने नहीं पूछी या रह गई? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी अम्मी के लिए है। अम्मी, आई मेड इट टू द बिगेस्ट पॉडकास्ट चैनल ऑफ पाकिस्तान। ऐसी बात पे हम जूते नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे। आई थिंक ये एपिसोड 99 हमारी ये होगी, और आई एम रियली ग्लैड मुनीब कि मैंने ये कांग्रेचुलेशन आपके 100 मतलब तुमने ताने मारे जो भी किया, मतलब हाउएवर दिस वाज अरेंज्ड, लेकिन आई थिंक ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आई एम हैप्पी कि ये अब हो गया। अच्छा हुआ 99 मतलब। हाँ मतलब नंबर भी हमने ऐसा ढूंढा। हाँ ब्रो, ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। लोग आपको कहाँ ढूंढे? मुनीब आदिल ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मुनीब आदिल, हर मुनीब आदिल, हर जगह मुनीब आदिल। PPR Pod जी हमारा अकाउंट, हमारा नाम, ये वो सब कुछ। बहुत शुक्रिया मुनीब वंस अगेन फॉर कमिंग। और आई थिंक शाम को हमारी क्लब हाउस पे तो बातचीत होनी है। अरे क्लब हाउस पे तो स्नाइडर भाई को डिस्कस करना। स्नाइडर भाई अभी तक मैंने देखी नहीं है। हाँ, और वो मैंने बाय द वे, अच्छी हम बात में करते हैं, हम रिकॉर्डिंग यहाँ रोकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। ओके सर, खुदा हाफिज़। अल्लाह।